द बुक इज द अल्मनाक ऑफ नवल रविकांत। एंड आई टेल यू, आई थिंक अगर कोई मुझे ये बोलता है कि आई एम अ बिगनर, मैं कौन सी ऐसी किताब पढ़ूं जो मुझे लाइफ में बहुत मदद करे, दिस इज वन ऑफ दोज बुक्स। ठीक है, और बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए, और आप जब इसको जानेंगे, आप जब जानना शुरू करेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार आई थिंक पता नहीं इस किताब को हमने पहले क्यों नहीं पढ़ी। और आप ये समझिए कि ये किताब नहीं है, एक जर्नी सी है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारी बुक समरी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी लंबी होने वाली है इस किताब का एक्सप्लेनेशन। क्योंकि अगर हमें ये जानना है ना कि इस बुक का पूरा सार क्या है, तो इसको डिटेल में समझना जरूरी है। स्टार्टिंग फ्रॉम जैसे दो प्राइम हिस्सों में बटी हुई है, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। और मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों चीजें हमारी जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किताब सिर्फ एक्चुअली किताब नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज का सेशन नहीं है। इनफैक्ट ये जो बुक समरी हम बात करने वाले हैं, ये बेसिकली माइंड से ट्रांसफॉर्मेशन आपको फील होगा इमीडिएटली। आई एम श्योर ये सवाल सबसे मैं हमेशा पूछता भी हूँ कि हम में से कितने लोग बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बहुत अमीर बनना चाहते हैं, हर कोई बोलता है। लेकिन उसके अलावा जो दूसरा सवाल है कि क्या आप पीसफुल भी रहना चाहते हैं, शांति भी चाहते हैं। यहाँ जैसे ये सवाल आता है ना, तो लोगों को लगता है कि चलो यार पहले ना पैसा आ जाए, उसके बाद हम बाकी चीजों के बारे में सोच लेंगे। क्योंकि हमें क्या लगता है, हमने अब तक ये सीखा आज तक कि यार मनी इज मोर इंपॉर्टेंट, करेक्ट है ना। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ एक चीज़ के बारे में कि अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए जीवन में, हम क्या ढूंढ रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं बहुत सारी चीज़ें जो हमें लाइफ में कुछ ना कुछ मिल जाए। ठीक है, अब लाइफ में हमें क्या मिल जाए, हमें ऐसा लगता है कि मेरे को बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, मेरे को बहुत बड़ा घर चाहिए, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। बट उसके बाद भी आपको क्या चाहिए होता है, उसके बाद भी आपको शांति चाहिए होती है, खुशियाँ चाहिए होती है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस, बट मैं बोलता हूँ हैप्पीनेस के बाद भी आपको खुशी मिलती है। क्योंकि कई बार आप शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के पीछे भागते हो, वो आप परमानेंट खुशी नहीं देती। वो परमानेंट मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से यू फॉल इन लव विद एनीबॉडी, आप किसी के साथ आप किसी के साथ प्यार में हो जाते हो, यंग वाला प्यार है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप कहते हो यार चल यार हमारे घर वाले हमारी शादी को मान नहीं रहे, भाग चलते हैं, चलो ठीक है भाग चलते हैं। अब वो हैप्पीनेस देगा आपको, करेक्ट देगा, थोड़े दिन के लिए बहुत हैप्पीनेस देगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या वो पीस देगा? वो पीस नहीं देगा। उस हैप्पीनेस के बाद आप क्या तलाश करोगे? आप पीस तलाश करोगे। तो डिपेंड करता है कि हमें क्या चाहिए, और वो क्लैरिटी बहुत जरूरी है। यहाँ पर दो टेंजेंट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं। पहला है वेल्थ, अनदर इज हैप्पीनेस। और मुझे ऐसा लगता है ये दो जो टेंजेंट है ना, इन पर अगर विक्ट्री हासिल कर ली, इनको अगर समझ लिया, आपको ये धीरे धीरे ये महसूस होने लगेगा कि यार चीजें बहुत ही खूबसूरत है और हम चीजों को और बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि ना ध्यान रखना कि हमने ये ज्यूम कर लिया है कि वेल्थ और पीस जो है, वेल्थ और हैप्पीनेस ये साथ में नहीं आ सकते। कहीं ना कहीं हमने मान के रखा हुआ है। हमें क्या लगता है, और यार बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा, परिवार को छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे सक्सेसफुल होने के लिए। तो फिर पीस कहाँ से मिलेगा, फिर हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगी? ये साथ में नहीं चल सकते। या तो आप अमीर हो सकते हो या रिलैक्स हो सकते हो, ये भी सुना। या तो आप एम्बिशियस हो सकते हो या स्पिरिचुअल हो सकते हो। अगर आप स्पिरिचुअल हो तो एम्बिशियस नहीं हो सकते। ये बहुत सारे मिथ हैं। लेकिन जब आप इस किताब को पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप इस किताब को पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये असम्पशन आपकी टूटने वाली है जो हम आज तक सोचते हैं। और इसीलिए ये किताब बहुत ही प्यारी किताब है, द अल्मनाक ऑफ नवल रविकांत। ये बुक कोई मोटिवेशनल बुक नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप मास्टर्स हासिल कर लोगे, MBA प्रोग्राम जैसा कुछ। ये बेसिकली एक थिंकिंग फ्रेमवर्क की तरह काम है। और अगर आप इसको सही से समझ लिया आपने, मतलब आप समझ लेना कि आप पैसे को देखने का नजरिया तो आपको बदलेगा, आपका हैप्पीनेस को देखने का, पीस को देखने का, शांति को देखने का भी नजरिया बहुत बदलेगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसीलिए ये जरूरी है कि आप इस चीज को ध्यान से समझना, और बहुत सारी चीजें आपको समझ लीजिए। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप अपने आप से पूछना कि क्या आप अपने जीवन में सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हो या फ्रीडम के लिए काम कर रहे हो? चाहे सैलरी के लिए काम कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस के लिए काम कर रहे हो कि मेरे को सक्सेस चाहिए, या अप्रूवल चेज कर रहे हो, हैप्पीनेस पोस्टपोन कर रहे हो क्योंकि आप एक माइलस्टोन अचीव करना चाहते हो। और एक्चुअली क्या है, ध्यान रखना कि जब इतना, ऐसा तो नहीं माइंड में चला कि जब मैं इतना पैसा कमा लूंगा तब मैं शांत हो जाऊंगा, मेरे अकाउंट में इतना पैसा आ जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, जब मैं ये टारगेट हिट कर लूंगा तो मैं आसान हो जाऊंगा, जब मेरे 1 मिलियन फॉलोअर हो जाएंगे तो मेरे को खुशी महसूस हो जाएगी या मैं शांति पर आ जाऊंगा, जब लाइफ सेट हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। और ये सबसे बड़ा मिथ है। द अल्मनाक ऑफ नवल रविकांत में एरिक जॉनसन ने ये मेंशन किया कि जो नवल ने एक बात कही कि डिजायर इज अ कॉन्ट्रैक्ट यू मेक विद योरसेल्फ टू बी अनहैप्पी अंटिल यू गेट व्हाट यू वांट। मतलब आप ये सोचो कि क्या खूबसूरत सी लाइन है। मतलब सोचो कि कितने कॉन्ट्रैक्ट आपने ऑलरेडी साइन कर लिए हैं, और आप ये समझ जाओ कि आप ये सोचने लगोगे कि यार जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं खुश नहीं हो सकता, ये तब तक नहीं होगा मैं शांत नहीं बैठ सकता। इसलिए ना ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, वेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारी बहुत सारे एसेट हो, मैं सो रहा हूँ तब भी पैसे आ रहे हों। वेल्थ का मतलब एक्चुअली में फ्रीडम है, नॉट जस्ट फीलिंग कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं, बट फ्रीडम का मतलब है आपकी चॉइस, यू हैव अ चॉइस, यू कैन मेक चॉइसेस। और हैप्पीनेस का मतलब क्या है? हैप्पीनेस का मतलब एक्साइटमेंट नहीं होता, हैप्पीनेस का मतलब होता है काम माइंड। और आज से हम ये जो डुअल जर्नी है ना, इसको समझना शुरू करना। वेल्थ एंड हैप्पीनेस, वेल्थ एंड पीस साथ में कैसे काम करता है, ये इनर पीस। और सबसे पावरफुल बात जो नोबल कहते हैं, वेल्थ सीख सकते हो, हैप्पीनेस चूज कर सकते हो। क्या वेल्थ सीख सकते हो, पैसा कैसे कमाना है ये सीखा जा सकता है, और हैप्पीनेस क्या है, इज अ चॉइस। आपको चॉइस लेनी पड़ती है, और जो कि आज में। तो सिर्फ आज का सेशन सिर्फ ध्यान रखना, ये जो बुक समरी है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट
इन्फॉर्मेशन, ये एक तरह से बहुत सारे लोगों के लिए रीसेट भी हो सकता है। और मैं चाहता हूँ आप इस जर्नी में एकदम ओपन माइंड के साथ आज बैठो। इस किताब को जब आप समझ रहे हो, जब आप इस किताब को जब इसको पढ़ोगे, अगर आपको ये अच्छी लगी किताब, जब हम जो भी हम बात कर रहे हैं, जब आप इस किताब को डिटेल में पढ़ने जाओगे ना, आपको ये धीरे धीरे ये समझ में आने लगेगा कि यार एक ओपन माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप ओपन माइंड के साथ आप कुछ भी करने की कोशिश करोगे, देखना फिर वो होगा। जो हमारे प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं ना, उसको साइड पे रखना पड़ता है। जो हम पहले से सोचते आ रहे हैं अपने पैटर्न्स को, उनको साइड में रखकर अपने आप को अलाउ करना पड़ता है, ईगो को साइड में रखना पड़ता है, अलाउ करना पड़ता है कि हम आज से जो आप पैसे के बारे में, एम्बिशन के बारे में, डिजायर के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में, लाइफ के बारे में जो सोचते आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज शायद हो सकता है कोई नया लेंस मिले उन्हीं चीजों को देखने का। और इसीलिए ये शायद हो सकता है कि बहुत सारे आपके थिंकिंग पैटर्न बहुत सारे रिपीटेटिव भी हो सकते हैं, जो आज तक आप समझते आ रहे हो उन पर भी बेस्ड हो सकता है। सेम पैटर्न में कुछ ऐसा नहीं है, नॉट नेसेसरी सब कुछ बहुत अलग होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल अलग होंगी एंड आई एम श्योर अबाउट इट। और आपको देखने पे धीरे धीरे समझ में आएगा कि यार ये कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरी है समझ। इसीलिए आज सबसे पहला जो इसका जो 2 पार्ट में इस बुक को बताया गया, पहला जो है जो हम डिस्कस करेंगे वो है बिल्डिंग वेल्थ के बारे में, ठीक है। दूसरा हैप्पीनेस के बारे में। तो पहले बिल्डिंग वेल्थ के बारे में बात करेंगे। सबसे बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है नोवेल का। जो सबसे पहला और सबसे फंडामेंटल स्टेटमेंट है वो ये है कि मतलब मेकिंग मनी इज नॉट अबाउट लक, इट इज अ स्किल। ये स्किल है। अब ध्यान से समझिए इस लाइन को। हम बचपन से क्या सुनते आ रहे हैं, क्या सुनते हैं, वो रिच है क्योंकि उसकी किस्मत अच्छी थी, उसको सही टाइम पर सही अपॉर्चुनिटी मिल गई, उसके कनेक्शन स्ट्रांग थे। लेकिन ये इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन है। वेल्थ रैंडम नहीं होती, वेल्थ रिपीटेबल होती है, ठीक है। आप इसको समझते हैं क्या होती है, इसका मतलब क्या है। अगर कोई इंसान एक बार वेल्थ क्रिएट कर सकता है ना, तो वो दोबारा भी कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसने एक प्रोसेस समझा है, वो एक प्रोसेस से वहां पहुंचा, एक थिंकिंग मॉडल डेवलप किया, और वही मॉडल उसको बार बार वैल्यू क्रिएट करने में हेल्प करता है, बार बार। मनी और वेल्थ, इसमें डिफरेंस समझो। मनी इज हाउ वी ट्रांसफर वेल्थ। वेल्थ अपने आप में एक चीज है। अगर आप सिर्फ सैलरी कमा रहे हो तो आप टाइम के अगेंस्ट मनी ट्रेड कर रहे हो, करेक्ट है। टाइम दे रहे हो, पैसे ले रहे हो। लेकिन अगर आप सिस्टम बना रहे हो, एसेट बना रहे हो, ओनरशिप ले रहे हो, तो आप वेल्थ बिल्ड कर रहे हो। वो वेल्थ बिल्डिंग है। वेल्थ का मतलब क्या है? वेल्थ का मतलब है मे बी प्रोडक्ट, मे बी बिजनेस, मे बी कोई आपने कोड डेवलप कर लिया, मे बी कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो आपके बिना भी वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, वो वेल्थ है ना। और ये सब कुछ सीखा जा सकता है। देखो हम सब की ना, आप में से काफी सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और काफी सारे लोग ऐसे बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं पैरेलल टू योर जॉब, जिसमें आप एक सिस्टम बना सको। क्लियरली ये समझना, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वेल्थ क्रिएशन ना, ये पहला हर कोई नहीं कर सकता। दूसरा, इसको हर कोई कर सकता है जो सीखने के लिए तैयार है। और जब तक आप बिलीव ही नहीं करोगे कि ये स्किल है, तब तक आप सीखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे। ये प्योर स्किल मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब इसमें ये सिर्फ स्किल के बारे में है, प्योर स्किल है। इसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप सबको समझना है यहाँ पर, वो है स्पेसिफिक नॉलेज। स्पेसिफिक नॉलेज वो होती है जो स्कूल में नॉट नेसेसरी आप वहां तो आप एक पैटर्न पर चीजें सीखते रहते हो, जिसके कारण आपका ब्रेन डेवलप होता है, माइंड डेवलप। बहुत सारे लोग स्कूल सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। मैं कभी नहीं करता। मैं इसलिए क्रिटिसाइज नहीं करता कि स्कूल के सिस्टम में ही अगर सारी चीजें वहीं सिखाने लग जाएं तो जीवन में क्या सीखोगे। बहुत सारी चीजें आप काम करते करते ही सीखते हो। और हमें लगता है कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्री तो मैंने यूज नहीं की। अरे उस डायरेक्शन में जाते तो ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होती, बहुत सारी चीजें यूज होती। तो इसीलिए हर चीज, बट हाँ फिर भी बहुत सारी चीज स्कूल में नहीं सीखते, लेकिन आप आगे जाकर सीखते हो, आप स्पेशलाइजेशन चुनते हो। जो, और ध्यान रखना, ये जो स्पेसिफिक नॉलेज है ना, नेचुरल क्यूरियोसिटी से आता है आपको। ये वो है जो आपको जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगता है, जो आप एफर्टलेसली सीख लेते हो क्योंकि आपको उसमें मजा आ रहा था। मतलब ट्रेंड के पीछे नहीं भागना है कि क्या अच्छा है, मुझे क्या करना चाहिए। अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करो। वेल्थ तब बनती है जब आप अपनी खुद की यूनिक एबिलिटी को दुनिया के सामने एक प्रोडक्ट बनाकर प्रेजेंट करते हो। प्रोडक्ट बनाकर, अब आप ये सोचो ना कि क्या मैं सच में, ऐसा तो नहीं है कि मैं जो भी कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या वो कॉपीड है? ऐसा तो नहीं, मुझे मेरे को जो दिखता है मैं उससे इंप्रेस हो जाता हूँ और मेरे को जैसा बनना हो। अब ये तो छोटे बच्चे कर सकते हैं, एक मैच्योर इंसान नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। आई स्टिल रिमेंबर एक वक्त की बात है जब मैंने, आई डोंट नो मैं किससे बात कर रहा था, आई थिंक आई वाज टॉकिंग टू, आई डोंट नो किससे मेरी बात हो रही थी। मैंने उनको सिंपल बोला, मैंने कहा एक बात मुझे आप बताओ, आई थिंक आई हैव शेयर्ड विद यू, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया। मैंने उनको स्पेसिफिक बोला, मैंने कहा आपको मैनिफेस्टेशन कोच क्यों बनना है? तो उन्होंने कहा सर मैंने अपने जीवन में ना मैनिफेस्टेशन से बहुत सारी चीजें हासिल की। मैंने कहा फैंटास्टिक, वेरी गुड, बट मैनिफेस्टेशन कोच क्यों बनना है? उन्होंने कहा सर अच्छा लगता है, इतने लोग प्यार करते हैं, आप लोगों को मदद करते हो, लोगों के भी सपने पूरे होते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा है, लेकिन मैनिफेस्टेशन कोच क्यों बनना है? आप क्यों, व्हाई यू वांट टू बिकम कोच? एंड मैंने जब 4-5 बार सेम सवाल किया ना, उनके पास आंसर नहीं था। और ये धीरे धीरे समझ में आने लगा, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे वीडियोस देख रहे हैं जो मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनको भी वही बनना है। और उनका स्किल सेट किस चीज में था? उनका स्किल सेट था, शी वाज ग्रेट एट आयुर्वेदिक मेडिसिन, ग्रेट। तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि मैंने कहा व्हाट आर यू अप टू, क्या कर रहे हो भाई? क्योंकि किसी को देखा, आप मान लो मेरे को देखा और इंप्रेस हो गए,
क्या बात है यार, मजा आता है यार आपके साथ, मजा आता है। तो मेरे जैसा बनने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी फील्ड में एक्सीलेंसी चाहिए ना, अपनी फील्ड में एक्सीलेंसी क्यों नहीं लेकर आ रहे हो? और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हजारों लोग करते हैं, लाखों लोग रोज कर रहे हैं। वो अपना छोड़ के कुछ और बनना चाह रहे हैं, अपना छोड़ के कुछ और नहीं बनना होता है, नहीं बनना होता। ये वैसा है कि घर में आप में से कौन अच्छा खाना बनाता है? फैंटास्टिक। मान लो विपिन अच्छा खाना बनाता है, प्राची, प्रतिभा अच्छा खाना बनाते हैं। अब मान लो मैं अपने लिए खाना बनाता हूँ या बनाती हूँ, अपनी फैमिली के लिए प्यार से बनाते हैं, क्या टेस्ट आता है यार। 500 लोगों के लिए मैं खाना बना लेंगे क्या? सेम खाना बनेगा क्या? इस चक्कर में लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं। तो लेट्स ओपन द रेस्टोरेंट। क्या खाना बनाते हो तो चलो रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। ये गलत डेफिनेशन है। इट्स अ रॉन्ग प्रोसेस टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ अ रेस्टोरेंट, क्योंकि तुम्हें खाना अच्छा बनाना आता है। क्या तुम उस रेस्टोरेंट में जीवन भर खाना बनाओगे? आइडियली पहले दिन से तुम्हें दूसरा बंदा चाहिए होगा, और मे बी आफ्टर अ मंथ यू नीड अ सपोर्ट, और मे बी यू नीड अ कुक। तो ये तो गलत ऑब्जेक्टिव हो गया ना। ये तो अलग पर्सपेक्टिव से होना चाहिए था कि आई नो अबाउट फूड, मुझे फूड का फंडामेंटल पता है, मुझे फूड के बारे में बेसिक्स पता है, मेरे को रेस्टोरेंट बिजनेस का मॉडल पता है, मुझे बिजनेस पता है, बिजनेस मॉडल कैसे काम करते हैं, इसका पूरा इकोसिस्टम कैसे काम करता है। तब देन दैट्स व्हेन यू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट बिजनेस, नॉट बिकॉज यू आर गुड कुक। कि किस इंटेंट से क्या चीज की शुरुआत की जा रही है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं। वापस से वेल्थ तब बनती है जब आप अपनी यूनिक एबिलिटी को दुनिया के सामने रखते हो। जब तक आप उसको सामने नहीं रखोगे तो कैसे होगा? मतलब आप जब तक नहीं समझोगे आप कैसे करोगे? पहला वेल्थ को समझना, दूसरा स्पेसिफिक नॉलेज का होना, और जो तीसरा पार्ट है जो हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है वो है आपको ना ये समझना पड़ेगा कि आपका, आई थिंक ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी एंड ओनरशिप। उसमें बोला जाता है एम्प्लॉय हो सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ ओनरशिप से आएगी। इक्विटीज, शेयर, प्रॉफिट पार्टिसिपेशन, ये वेल्थ के टूल है। और सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट वो क्या है? लॉन्ग टर्म थिंकिंग। मेरे को बिल्कुल भी वो मत कीजिए, बट आप ना जब तक आप अपने मन को स्टेबल नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को हर चीज को करने से नहीं रोके, आपको हर चीज करनी होती है। जब तक आपको सब कुछ करना है ना, जब आपकी लिस्ट में हर काम नंबर 1 प्रायोरिटी पर है, मतलब क्या है? आपकी कुछ भी प्रायोरिटी नहीं, इफ एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। और ये बहुत लोग गलतियां करते हैं, जिन्हें सब कुछ करने की कोशिश करना है। और फिर ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि यार मैं इतना कंफ्यूज क्यों, आई एम नॉट गेटिंग द डायरेक्शन फॉर माई लाइफ, व्हाट डू आई डू, वेयर डू आई रीच, हाउ डू आई नो, व्हाट डू आई डू। मतलब अल्टीमेटली मेरा विजन क्या है, मैं कहाँ पहुंचूं, क्या करूं, क्यों नहीं मिलता है ये सब क्लैरिटी। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है क्योंकि सब कुछ करना है। कैसे सब कुछ कर लोगे आप? कैसे कर सकते हैं सब कुछ? नहीं हो सकता ना सब कुछ। और ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग क्यों नहीं रख रहे हैं लोग? और इसलिए नवल का एक बहुत अच्छा लाइन है इसमें, इट इज लाइक लॉन्ग टर्म गेम लॉन्ग टर्म पीपल के साथ खेलो, लॉन्ग टर्म वाले लोगों के साथ खेलो, और उन्हीं के साथ खेला जा सकता है, शॉर्ट टर्म में नहीं। वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, कंपाउंडिंग टाइम लेती है। रेपुटेशन, जो आपकी रेपुटेशन है उसको बिल्ड होने में टाइम लगता है, ट्रस्ट बिल्ड होने में टाइम लगता है। शॉर्ट टर्म वाले जो लोग हैं वो सैलरी नेगोशिएट करते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन लॉन्ग टर्म वाले लोग ओनरशिप नेगोशिएट करते हैं, इक्विटी नेगोशिएट करते हैं। शॉर्ट टर्म में जॉब सिक्योर करते हैं, लॉन्ग टर्म वाले अपनी एसेट्स को सिक्योर करने के बारे में सोचते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सब लोग शायद उस स्टेज पर आज होंगे जहां पर हम एसेट के बारे में सोच सकते हैं। आज से शुरू करते हैं, चलो आज से थॉट बदलना शुरू करते हैं, बेटर करना शुरू करते हैं। तो अगर आप वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो तो सबसे पहले आप ध्यान रखो, आप ये मान लो कि ये स्किल है, स्किल, इट इज प्योर स्किल, मैं सीखने को तैयार हूं, पहला। दूसरा, अपनी स्पेसिफिक नॉलेज को आइडेंटिफाई करो कि मैं किस चीज में अच्छा हूं, एंड वही करो जिसमें अच्छा हूं। अदरवाइज जो कुछ और करना चाहते हो पहले उसमें बहुत अच्छे बनो, बेस्ट बनो उसमें, फिर ओनरशिप लो, और फिर पेशेंस के साथ कंपाउंडिंग होनी शुरू हो जाएगी। और यही समझना है। तो वेल्थ इज नॉट अबाउट वर्किंग हार्डर, इट्स अबाउट थिंकिंग स्मार्टर एंड ओनिंग इट, ओन करना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल लेसन है। 3 चीजें, स्किल, ये प्योर स्किल है, दूसरा स्पेसिफिक नॉलेज पे काम करना पड़ेगा, तीसरा ओनरशिप लेनी पड़ेगी, सबसे बेसिक चीज। सेकंड चीज है जो इसमें बात करने की जरूरत है, सीक वेल्थ नॉट मनी और स्टेटस। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लाइन सिंपल लगती है लेकिन ये पूरी थिंकिंग को चेंज करेगी। आप सबसे पहले डिफरेंस समझो, मनी क्या है? मनी एक मीडियम है, एक टूल है, ठीक है। मनी एक्सचेंज का ही तो टूल है कि आप कुछ दे रहे हो कुछ ले रहे हो। लेकिन वेल्थ क्या है? वेल्थ इज एसेट, ठीक है। वेल्थ इज एसेट दैट यू अर्न व्हाइल यू स्लीप। वेल्थ वो चीज है जो बिना आपके डेली एफर्ट के भी वैल्यू क्रिएट करती है। अगर आप सिर्फ सैलरी कमा रहे हो, पैसे कमा रहे हो, आप अपना टाइम दे रहे हो किसी, लेकिन अगर आप बिजनेस ओन करते हो, प्रोडक्ट क्रिएट करते हो, इक्विटी होल्ड करते हो, सिस्टम बिल्ड करते हो, तब आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, तब आपका वेल्थ क्रिएशन हो रहा है। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं स्टेटस गेम, और एक होता है वेल्थ गेम। स्टेटस गेम क्या होता है? स्टेटस गेम इज कंपैरिजन, पोजीशन, टाइटल, डेजिग्नेशन, लोग क्या सोच रहे हैं। मैं वीआईपी हूं, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं, मैं डायरेक्टर हूं, मैं फाउंडर हूं, मेरे पास लग्जरी गाड़ी है, ये सब स्टेटस के सिग्नल है। लेकिन स्टेटस, वो कहते हैं स्टेटस जीरो सम गेम होता है। अगर मैं ऊपर हूं तो कोई और नीचे होगा। स्टेटस कंपटीशन क्रिएट करता है ना। वेल्थ पॉजिटिव सम गेम है।
स्टेटस क्या है? जीरो सम गेम, और वेल्थ क्या है? पॉजिटिव सम गेम। अगर आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो तो दुनिया को बेनिफिट मिलता है, और अगर दुनिया को बेनिफिट मिलेगा तो आपको भी मिलेगा। इसलिए बोलते हैं, नवल ने इसमें बार बार बोला, प्ले वेल्थ गेम्स नॉट द स्टेटस गेम। स्टेटस आपको टेम्पररी डोपामिन दे सकता है, वेल्थ आपको फ्रीडम देगा। स्टेटस इनसिक्योर बना सकता है क्योंकि वो दूसरों की परसेप्शन पर डिपेंड करता है। वेल्थ आपको सिक्योरिटी देता है क्योंकि वो रियल एसेट पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास एसेट ही नहीं है तो वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैसा भी कभी कभी स्टेटस का टूल बन जाता है। लोग पैसा कमाते नहीं है, पैसा दिखाने के लिए कमाते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है। पैसा क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि लोगों को दिखाना है। लेकिन जो वेल्थ होती है ना, वो बिल्कुल क्वाइट होती है, चुपचाप होती है, वो शोर नहीं मचाती। वेल्थ फ्लैशी नहीं होती, वेल्थ चमकदार नहीं होती, वेल्थ स्टेबल होती है। वेल्थ आपको यहां से पीस देती है। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो आप अपने आप से पूछो, क्या मैं पैसे चेज कर रहा हूं या एसेट बिल्ड कर रहा हूं? क्या मैं लोगों को इंप्रेस कर रहा हूं या मैं वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं? क्योंकि पैसा टेम्परेरी है, स्टेटस ऊपर नीचे होता रहेगा। वेल्थ है जो लॉन्गेस्ट पीरियड तक आपके साथ चलेगी, और वो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा। तो अगर रियल फ्रीडम चाहिए तो वेल्थ के पीछे जाना पड़ेगा। सैलरी टेम्परेरी चीजें ठीक हैं, चाहिए होती हैं, सर्वाइवल, सोशल वैलिडेशन सही है, चाहिए होता है, लेकिन आपका थॉट होना चाहिए लॉन्ग टर्म में आगे तक पहुंच, वेल्थ क्रिएशन पर फोकस होना चाहिए, और उसी के लिए काम करना है, वहीं पर हमें काम करना चाहिए। मेक सेंस? जो अब हमें समझने की जरूरत है वो है जो हमने अभी बात की, स्पेसिफिक नॉलेज के बारे में। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, और ये बहुत मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट भी है। स्पेसिफिक नॉलेज मतलब आप भी समझो कि कितनी सही बात इन्होंने बोली है कि स्पेसिफिक नॉलेज ना ऐसा नहीं है कुछ पर आपको ट्रेन किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है स्पेसिफिक नॉलेज वो नहीं है जो आप सिर्फ डिग्री से लेकर आए हो, ठीक है? वो नहीं है जो इजीली गूगल पर आपको मिल जाएगा, वो नहीं है जो किसका शॉर्ट टर्म कोर्स करके आप रेप्लिकेट कर सकते हो। स्पेसिफिक नॉलेज वो होती है जो आपकी नेचुरल क्यूरियोसिटी से आती है, जो आपको जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगता है। अब ये मतलब आप ये समझाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप एफर्ट के बिना भी सीखते रहते हो क्योंकि आपको मजा आता है। बहुत बार हम ये सोचने लगते हैं कि स्पेसिफिक नॉलेज को बिल्ड नहीं किया जा सकता, इसको शार्प किया जा सकता है, इसको बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन अंदर से वो होना चाहिए आपके अंदर हमेशा, पहले से ही। उससे रिलेटेड एक स्पार्क होना बहुत जरूरी है। स्कूल और कॉलेज हमें जनरल नॉलेज देते, कॉर्पोरेट आपको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देता है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, लेकिन स्पेसिफिक नॉलेज वो आप खुद डिस्कवर करते हो। इसका मतलब वापस से वही है, ट्रेंड के पीछे मत भागो। आज एआई ट्रेंड है, कल कुछ और होगा। अगर आप सिर्फ ट्रेंड चेज कर रहे हो तो आप रिप्लेसेबल रहोगे, लेकिन अगर आप अपनी यूनिक कॉम्बिनेशन के साथ अपनी स्किल को बिल्ड करते हो जो सिर्फ आप कर सकते हो, तो आप इररिप्लेसेबल बनोगे। स्पेसिफिक नॉलेज का एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये बहुत क्रिएटिव होता है, बहुत क्रिएटिव। इसमें जजमेंट लगता है, ठीक है, इसमें ओरिजिनलिटी होती है, इसको ऑटोमेशन या आउटसोर्सिंग से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अब दो लोग कोडिंग जानते हैं, लेकिन एक कोडर बिजनेस समझता है, साइकोलॉजी समझता है, डिजाइन समझता है, उसका कॉम्बिनेशन यूनिक होगा ना, वो सिर्फ कोडर नहीं रहता है, वो प्रॉब्लम सॉल्वर बनता है। तो वेल्थ तब बनेगी जब आप अपनी नॉलेज को लेवरेज के साथ कंबाइन करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्पेसिफिक नॉलेज को फोर्स नहीं किया जा सकता, उसे एक्सप्लोर करना पड़ता है। आप अपने आप से पूछो, कौन सी चीज है जो आप नेचुरली सीखते रहते हो बिना प्रेशर के? क्या बहुत पसंद है आपको? कौन सी प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने में आपको मजा आता है? कौन सी स्किल है जो आपको थोड़ा दूसरों से बेहतर बनाती है? क्या चीज है ऐसा, या आपको थोड़ा दूसरों से डिफरेंट बनाती है? क्योंकि स्पेसिफिक नॉलेज ही आपको रिप्लेसेबल एम्प्लॉय से इररिप्लेसेबल क्रिएटर बनाएगी। आप ये सोचो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसे और डीप करना पड़ेगा, और दुनिया के सामने अपने आप को या अपनी खासियत को या अपने किसी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना पड़ेगा। अब यही रियल वेल्थ का फाउंडेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेकिंग सेंस? मैं आपको बीच में से कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के बता रहा हूं जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है इस किताब पर। जब आप किताब पढ़ोगे तो और भी बहुत क्लैरिटी मिलेगी। अनदर कॉन्सेप्ट जो हमें समझने की जरूरत है वो है लेवरेज। इस किताब में बताया गया कि फॉर्च्यून रिक्वायर, जो फॉर्च्यून्स होता है, फॉर्च्यून्स रिक्वायर लेवरेज। अगर आप वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो तो सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं चलेगा। हार्डवर्क जरूरी है, लेकिन स्केल करने के लिए लेवरेज करना पड़ता है। लेवरेज का सिंपल मतलब क्या है? ऐसा सिस्टम जहां आपका जो एफर्ट है वो मल्टीप्लाई हो। ट्रेडिशनल दुनिया में लेवरेज के दो मेजर फॉर्म होते हैं, पहला लेबर, दूसरा कैपिटल। लेबर का मतलब क्या होता है? लेबर लेवरेज का मतलब है आप लोगों को हायर करते हो, आप एक सिस्टम बनाते हो जहां दूसरे लोग आपके विजन पर काम करते हैं, आपके अकॉर्डिंग काम करते हैं। पहला। दूसरा कैपिटल लेवरेज मतलब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो और पैसा ही पैसे को मल्टीप्लाई करता है और पैसे आप कमाने लगते हैं। आज के जमाने में सबसे ज्यादा पावरफुल लेवरेज है मे बी टेक्नोलॉजी और मे बी मीडिया, और आप कह दो सोशल मीडिया। टेक्नोलॉजी का मतलब सॉफ्टवेयर, एप्स, टेक्नोलॉजीज, कोड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार आपने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, कोड लिख दिया, ऐप बना दी, मतलब आप ये सोचो कि उसको करोड़ों लोग ऐसे लोगों तक पहुंच सकता है जो मतलब
बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के बहुत सारे लोगों तक पहुंचते हैं। मीडिया का मतलब क्या है? कंटेंट, राइटिंग, वीडियोस, पॉडकास्ट, किताबें, बुक एक बार लिख दी, बस हो गया काम खत्म। अगर आप एक बार क्रिएट करते हो, आपने एक बार क्रिएट किया, वो हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। इसीलिए टेक्नोलॉजी और मीडिया, ये इसको बोलते हैं परमिशन लेस लेवरेज। आपको किसी बॉस की परमिशन नहीं चाहिए, आप इंटरनेट पर डायरेक्टली पब्लिश कर सकते हो, आप डायरेक्टली वैल्यू क्रिएट कर सकते हो डायरेक्टली। ये कितना जरूरी है। लेवरेज का एक और एंगल है ओनरशिप। अगर आप लेवरेज यूज कर रहे हो लेकिन ओनरशिप नहीं है तो वेल्थ लिमिटेड रहेगी। इसलिए लेवरेज प्लस ओनरशिप ही आपको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकता है। अब ये भी समझो, लेवरेज रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाता है ना। जब आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई टेक्नोलॉजी ऐप बनाई, कोड लिखा या कोई कंटेंट आपने पब्लिश किया, वो पब्लिक तो होता है लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी हाई होती है ना, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है ना, क्योंकि आप पब्लिक को दे रहे हो। लेकिन इसीलिए उसका रिवॉर्ड भी बहुत हाई है ना। हार्ड वर्क आपको ना लीनियर ग्रोथ दे देगा, लेवरेज आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है। अगर आप सिर्फ अपना टाइम देते हो, टाइम बेचते हो, जॉब में एक्सचेंज है ना वो, तो 24 घंटे की लिमिट है। लेकिन अगर आप सिस्टम बिल्ड करोगे तो आपका इंपैक्ट अनलिमिटेड हो सकता है। तो अपने आप से पूछो, क्या मैं सिर्फ मेहनत कर रहा हूं या मैं लेवरेज बिल्ड कर रहा हूं? मतलब अगर रियल वेल्थ चाहिए तो लेवरेज को समझना पड़ेगा, उसे यूज करना पड़ेगा और उसको ओनरशिप से जोड़ना पड़ेगा। बहुत जरूरी है, ठीक है। अनदर थिंग जो हमें समझनी है वो है अकाउंटेबिलिटी एंड ओनरशिप। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो तो सेफ रहकर नहीं होगा, आपको अपने नाम से खड़े होना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। एम्प्लॉय माइंडसेट क्या होता है? मुझे सैलरी मिल रही है, बस काम करना है। अगर कंपनी ग्रो करे या ना करे, आपकी सैलरी आनी चाहिए, आपको पैसे मिलते रहने चाहिए। इसका मतलब है आपकी जो इनकम है वो लिमिटेड रहेगी। ओनरशिप माइंडसेट क्या होता है? ये मेरा है, इसकी रिजल्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो कोई आपको जिम्मेदारी देना दे। वेल्थ तब बनती है जब आप ओनरशिप लेते हो। आप में से बहुत सारे लोग अपने काम में ओनरशिप ले रहे हो, विच इज ग्रेट। वो आपकी हैबिट बन चुकी है, बहुत अच्छी बात है। उसको बाकी जगह भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। ओनरशिप का मतलब सिर्फ बिजनेस का फाउंडर होना नहीं होता है। ओनरशिप का मतलब होता है कई बार इक्विटी को होल्ड करना, प्रॉफिट शेयर का हिस्सा होना, अपने काम का प्रॉपर प्राइस आस्क करना, मांगना, ठीक है। अगर आप किसी बिजनेस का कोई पीस ओन नहीं करते हो, कुछ उसके अंदर स्टेक ओन नहीं करते, तो आप रियल वेल्थ बिल्ड करना आपके लिए थोड़ा हमेशा डिफिकल्ट रहेगा। ना कि सिर्फ पूरा बिजनेस, पर थोड़ा स्टेक तो होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का दूसरा एंगल है आपकी रेपुटेशन। जब आप अपने काम से काम करते हो तो आप केयरलेस नहीं रह सकते, है ना। तो आप केयरलेस नहीं रह सकते, आप क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है, आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है। रेपुटेशन जो है ना, वो कंपाउंडिंग एसेट है। कितनी खूबसूरत लाइन है। अगर आप कंसिस्टेंट हो, एथिकल हो और वैल्यू क्रिएट करते हो तो लोग आप पर ट्रस्ट करते रहेंगे। ट्रस्ट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह है, आपको ग्रो करने में मदद करता ही रहेगा। लेकिन अकाउंटेबिलिटी के साथ रिस्क भी आएगा, कभी लॉस भी होगा, फेलियर भी होगा, कभी क्रिटिसिज्म भी होगा। लेकिन बिना रिस्क के रिवॉर्ड भी लिमिटेड है ना। एम्प्लॉय रिस्क अवॉइड करते हैं, रिस्क को कैलकुलेट करते हैं। और याद रखना, अकाउंटेबिलिटी का मतलब ब्लेम लेना नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। ब्लेम अलग तरह से समझो। अगर चीजें गलत हुई तो एक्सक्यूज नहीं चलेगा, उसका सॉल्यूशन सोचो। अगर चीजें सही हुई तो ईगो नहीं आना चाहिए, ग्रैटिट्यूड रखिए। आपने अकेले नहीं किया, मिलके लोगों के साथ आपने मिलके किया। ये तो हम आज तक सीखते रहे। आप अपने आप से पूछो, क्या मैं अपनी लाइफ का, खुद की लाइफ का, मैं एम्प्लॉय हूं या ओनर हूं? क्योंकि ओनरशिप आपको फ्रीडम दे, अकाउंटेबिलिटी आपको ग्रोथ। तो अगर वेल्थ चाहिए तो आप अपने नाम के साथ खड़े होने की हिम्मत रखो। नाम के साथ आपको खड़े रहना पड़ेगा। मेकिंग सेंस ना। इसके अलावा अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, वो है जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। वेरी वेरी क्रिटिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर सक्सेसफुल इंसान सब कुछ खुद नहीं करता है, लेकिन वो सही डिसीजन लेता है, वो सही लोग चूज करता है, वो सही अपॉर्चुनिटीज पर काम करना शुरू करता है। जजमेंट का मतलब पता है क्या है? क्लियर थिंकिंग है। मतलब शोर शराबे के बीच में सही सिग्नल को पहचानना, सही चीजों पर फोकस करना। आज इंफॉर्मेशन ओवरलोड का जमाना है। हर कोई एडवाइस दे रहा है, हर कोई ट्रेंड बता रहा है, हर कोई बोल रहा है ये करो वो करो। इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप करना कितना इंपॉर्टेंट है। आज कोई हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कि आपके घर में अचानक से कोई आए और कहे यार एक काम क्यों नहीं करते यार, तो व्हाई डोंट यू बिकम अ सेलर ऑन अमेज़न, ऐसा प्रोडक्ट बेचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और आपके तो यार वाह, चलो ये भी करके देख लेते हैं। मतलब आपको ना कोई भी अचानक से मिलेगा और आपको झट से डाइवर्ट कर देता है कि आप कितनी जल्दी डाइवर्ट हो सकते हो अपनी गोल से। यानी कि मेरा खुद का है क्या फिर ये, और ये एक बार नहीं हो रहा। आप इस चीज के पैटर्न बार बार आप नोटिस करोगे। अब ये पैटर्न आप बार बार चेक करो कि क्या ये मैं मेरे साथ बार बार तो नहीं रहा कि मैंने बहुत चीजें ट्राई तो नहीं की। कोई भी कुछ भी करता है, मेरे को वही करना होता है, वही करना है मेरे को। इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी ना। अब ये सोचो ना, हर्ड मेंटालिटी से बाहर निकलना पड़ेगा ना। अगर आप लोग एक डायरेक्शन भाग रहे हो, किसी भी डायरेक्शन, इसका मतलब ये नहीं कि वो डायरेक्शन चाहिए। एक सही जजमेंट टाइम के साथ डेवलप होने लगता है। आपको धीरे धीरे समझ में आता है, आपको एक्सपीरियंस से समझ में लगता है कि मैं सही रास्ते पर भी हूं या नहीं हूं। गलतियां कर आता है, रीडिंग से आता
है, रिफ्लेक्शन से आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो जजमेंट है ना वो फास्ट नहीं होता, वो थॉटफुल होता है, आप उसे सोच समझ के लेते हैं। इंपल्सिव डिसीजन इमोशनल होते हैं, जजमेंट बेस्ड डिसीजन हमेशा रैशनल होता है, लॉजिकल माइंड से। तो वेल्थ के गेम में बड़े डिसीजन रेयर होते हैं लेकिन बहुत इंपैक्टफुल होते हैं। एक सही पार्टनरशिप, एक सही इन्वेस्टमेंट, एक सही पर्सन का होना जीवन में, एक सही कदम उठाना, एक सही स्टेप लेना, प्लस गलत जो स्टेप लिए उन्हें इमीडिएटली करेक्ट करना, गलत रास्ते पे चले जाओ वापस से मुड़ना, ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है। सही डिसीजन का कंपाउंडिंग इफेक्ट जबरदस्त होता है, बहुत मल्टीप्लिकेशन में। गलत डिसीजन का भी कंपाउंडिंग इफेक्ट जबरदस्त होता है। इसीलिए बहुत जरूरी है अपनी थिंकिंग को इंप्रूव करना। और थिंकिंग इंप्रूव कैसे होती है? बेहतरीन तरीके, मेडिटेट करो, रीडिंग करो। ये सब लग्जरी नहीं है, ये जजमेंट को शार्प करने के टूल हैं। क्योंकि हमें कई बार लगता है ना कि अरे हाँ मेडिटेशन तो करना ही चाहिए, हाँ नहीं करना चाहिए, करना है। इसलिए याद रखो, जजमेंट का मतलब सब आंसर होना नहीं है। जजमेंट का मतलब है अनसर्टेनिटी में भी शांत रहना। अगर आप इमोशनल हो, ठीक है, और इमोशनल होकर आप डिसीजन लेते हो तो रिग्रेट ज्यादा होगा ना यार। अगर आप क्लैरिटी के साथ डिसीजन लोगे तो फेलियर भी एक लेसन बनेगा। यार मैंने इतना दिमाग लगा कि मैंने डिसीजन लिया, फिर भी गलत हो गया, क्या गलत किया मैंने? आप दिमाग चल रहा है ना, बिल्कुल अपने आप से पूछो, क्या मैं डिसीजन फियर से ले रहा हूँ या क्लैरिटी से? क्या मैं क्राउड को फॉलो कर रहा हूँ या इंडिपेंडेंटली सोच रहा हूँ? वेल्थ सिर्फ हार्डवर्क से नहीं आती, स्मार्ट जजमेंट से बनती है। अब इसीलिए अपनी जो थिंकिंग है उसको एसेट बनाओ ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जजमेंट ही आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ की तरफ लेकर जाए। इसीलिए अब जो समझना है आपको, नेक्स्ट टॉपिक वो है प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स। लॉन्ग टर्म गेम्स खेलो। मैंने कल सेशन किया था एक ब्रेन साइंस के ऊपर, मेडिटेशन से क्या इंपैक्ट होता है उसका कनेक्शन के साथ। और मैंने सब लोगों को बोला कि डू नॉट थिंक अबाउट कि आई विल बी पार्ट ऑफ बैच 20। मैंने कहा प्रॉमिस मी यू विल बी पार्ट ऑफ नेक्स्ट 10 बैचेस ऑफ मेडिटेशन। इस पूरे साल में रहोगे। लॉन्ग टर्म थॉट है यार। शॉर्ट टर्म थॉट से एक के बारे में सोचोगे, 10 दिन अटेंड करोगे और उसको छोड़ दोगे। 10 महीनों के बारे में सोचोगे, कम से कम 4 महीने तो करोगे, चेंज तो आना शुरू हो ही जाएगा। लॉन्ग टर्म गेम्स खेलने हैं और वो भी लॉन्ग टर्म लोगों के साथ। शॉर्ट टर्म सोच वाले लोग और शॉर्ट टर्म काम में हाथ नहीं डाल। लेकिन अगर आप इसे जेन्युइनली अप्लाई किया तो आपका पूरा जो डायरेक्शन ऑफ लाइफ है, काम है, करियर है, वो बदल सकता है। शॉर्ट टर्म माइंडसेट क्या होता है? इस महीने में कितना कमाऊंगा, इस डील से मुझे तुरंत कितना मिल सकता है, इस महीने मेरी कितनी ग्रोथ हो सकती है। लॉन्ग टर्म माइंडसेट क्या होता है? यार आने वाले 2 से 3 साल में मैं अपने आप को कहां देख रहा हूं, या 5 साल में मैं कहां दिख रहा हूं, मैं एज अ पर्सन कितना इवॉल्व कर रहा हूं, मेरी रेपुटेशन किस तरह से बिल्ड हो रही है। वेल्थ कंपाउंडिंग से बनती है। और कंपाउंडिंग सिर्फ मनी में नहीं है, पैसे में नहीं है, स्किल में भी है, आपके रिलेशनशिप में भी, आपके ट्रस्ट में भी है। अगर आप हर 6 महीने में डायरेक्शन को चेंज करते रहोगे तो कंपाउंडिंग ब्रेक हो जाएगी ना। अगर आप हर पार्टनरशिप शॉर्ट टर्म गेन के लिए करोगे, ट्रस्ट डेवलप कैसे होगा? लॉन्ग टर्म गेम का मतलब पेशेंस है। मतलब आज का काम फ्यूचर के लिए करना ही कितना इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट वीक एक हमारी कोचिंग ग्रुप है, उसकी एक कॉल थी, आई थिंक आई शेयर्ड विद यू। तो उन्होंने बोला कि जितने भी बड़े कोचेस हैं, सब लोग ये सोचते हैं ना कि यार आई विल क्रिएट कोचेस, आई विल क्रिएट मोर कोचेस। आई एम टेलिंग यू, ओके, कोचिंग प्रोग्राम में ना आज के दौर में कोई, आई डोंट नो व्हाई इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि कोई रूट लेवल पर लोगों के साथ काम ही नहीं कर रहा है। मैं सुन रहा था लोगों के आइडियाज और मुझे लगा कि मेरे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं समझूंगा, ऑफ कोर्स मैंने कुछ अच्छे पॉइंटर भी मिले मुझे, जो मैं आप लोगों के साथ इंप्लीमेंट करूंगा। आपकी लर्निंग करने में बहुत मदद मिलेगी। लेकिन ना मुझे समझ में आया कि यार लोग ना बहुत बाहरी रूप से, मतलब इट इज लाइक ग्रुप पर पीडीएफ डाल दिया, इसको पढ़ लेना, दैट्स इट, कुछ है ही नहीं, उसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। और उसके बाद 15 दिन मिले उनको, 15 डेज, और फिर 15 डेज के बाद एक आपको वीडियो मिलेगी। और ये मैं बहुत सक्सेसफुल कोचेस के बारे में बात कर रहा हूँ। यही सबसे बड़ा कारण है जो लोग बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, जो हाई ऑन इंस्पिरेशन है, बहुत कुछ करना है, उनको डायरेक्शन क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि लोगों को लगता है कि यार दिस इज पार्ट ऑफ माय प्रोग्राम, अब ये मेरे प्रोग्राम का पार्ट है, अब इसको ऐसा तो होगा नहीं कि ये 3 महीने का प्रोग्राम है और मेरा ये टॉप प्रोग्राम है, और दे डू नॉट एक्सपेक्ट एनी रिन्यूअल्स। तो मैंने 3 महीने के लिए ट्रेन किया, अगले 3 महीने के लिए मैं वापस से ट्रेन करूंगा सेम चीजों पे, सेम नोट्स, सेम प्रोसीजर, सब कुछ सेम रहेगा, तो सेम पर्सन तो आएगा नहीं। वहां ना सबसे बड़ा लूप होल है, क्योंकि उनको लगता है कि दिस पर्सन हैज कम, 3 महीने के लिए मैंने 8 लाख रुपए 9 लाख रुपए में आई हैव टेकन बैंग ऑन, मैंने उसे इतना डोज दे दिया है, इतना सारा दे दिया है कि वो 3 महीने में उसको खत्म कर ले, वही बहुत है। लेकिन वहां ना उनका कोचेस का अकाउंटेबिलिटी से हटने लगता है, वो रूट पर काम ही नहीं है। और इसीलिए शायद मैं ना बड़ा, ये जो कम्युनिटी है बहुत सारी, मैं ना बड़ा अवॉइड ही करता हूँ। हमारी टीम ने बोला कि आपकी बुक लॉन्च हो रही है, सर कैन वी कॉल एवरीबॉडी, ऑल द क्रिएटर, बिग क्रिएटर, आपके तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, इतने सारे लोग आपके पास पॉडकास्ट के लिए आते हैं, ये वो सब आते हैं, आपको मानते भी हैं, ये सब। मैंने कहा यार एक बात मैं बोलूं, ये हर कोई ना एक अपने अकॉर्डिंग एक पैटर्न पे जीने की कोशिश। मेरे लिए ना सच में बताऊं, माय प्रायोरिटी, आई नो दीस गाइज आर इंपॉर्टेंट, एवरीबॉडी इज इंपॉर्टेंट, आपको कम्युनिटी का हिस्सा रहना पड़ता है, क्योंकि आप सीखते हो, वहां पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या पता आप सही ना सीखो, आप गलत भी सीखो, ये क्या नहीं करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मैंने अपनी टीम को बोला, मैंने कहा अगर मुझे ऐसा कुछ करना होगा ना, सच बताऊं मैं आपको, मैंने कहा यार आई विल
कॉल एवरीबडी हु इज पार्ट ऑफ आवर वर्कशॉप, मैं उनको बुला के करूंगा ना बुक लॉन्च, एक ऐसा इवेंट करेंगे जहां हमारे लोग होंगे। मेरे को वो क्रेज है ना यार, ऐसे मैं बिल्कुल भी नॉट आउट ऑफ एरोगेंस, बट मुझे ना ये किसी को भी बुलाना ना आज के टाइम में डिफिकल्ट नहीं है, एटलीस्ट उन लोगों को जो पॉडकास्ट पे हमारा है। बाकी तो चलो बहुत लोगों को और भी जानते हैं, पर छोड़ देते हैं उनको, नॉट एट ऑल, ठीक है, वो तो आ ही जाएंगे। मैं कॉल करूंगा, मैसेज तो नहीं, इनफैक्ट कॉल मैसेज तो कोई नहीं आता, बट कॉल करूंगा तो आ जाएंगे आउट ऑफ रिस्पेक्ट। बट मैंने कहा यार क्या मिलेगा उससे, मतलब उससे क्या, मैं क्या दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि मैं इनको जानता हूँ। What I'm trying to tell you is कि आप जब अपने आप पर काम कर रहे हो ना, घुस के काम करो अपने अंदर, ऊपरी लेवल से काम मत करो। दो तरीके से काम होता है। पहला काम होता है अच्छा खाओगे ना तो स्किन पे ग्लो आएगा, ज्यादा पानी पियोगे तो स्किन ग्लो करेगी। दूसरा काम होता है स्किन पर ग्लो के लिए मेकअप यूज करना। दोनों इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई कम इंपॉर्टेंट, बट सेकंड को प्रायोरिटी मत देना, दोनों को प्रायोरिटी देना। वापस से बोल रहा हूं, अंदर घुस के काम करो अपने खुद के, वहां से निकलेगा वो जो निकलना है ना। ये इतना मुश्किल नहीं है ये बात समझ, क्योंकि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ना ये फ्रेम समझ लो कि आप कुछ भी कर रहे हो शॉर्ट टर्म थॉट से कर रहे हो, लॉन्ग टर्म थॉट से कर रहे हो। शॉर्ट टर्म में लोग क्विक फेम चेज करते हैं, लॉन्ग टर्म में भाई रेपुटेशन बिल्ड करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है। जब आप लॉन्ग टर्म गेम सोचना शुरू करते हो तो कंपाउंडिंग होती है आपकी, और इसीलिए जब आप एक स्किल पर कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हो ना, आप 10 साल में देखते हो अपने आप को मास्टरी हासिल करते हुए। वो एक देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड 10,000 आवर्स। किसी भी स्किल पर अगर आपने 10,000 घंटे बिता दिए तो आप टॉप 1% ऑफ द वर्ल्ड आ जाते हो उस पर्टिकुलर स्किल। तो ये आप समझो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप लॉन्ग टर्म सोचोगे तो आपको लॉन्ग टर्म वाले लोग भी मिलेंगे, उस पर्सपेक्टिव वाले लोग भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म चीजों को लॉन्ग टर्म लोगों के साथ करना है, शॉर्ट टर्म वालों के साथ नहीं। एंड दिस इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। आप खुद सोचो ना, स्कूल में से कितने लोग आज जानते हो, आज टच में, फिंगर से बताओ, फिंगर से 1 2 3 कितने लोग टच में? 2 1 2 3 करेक्ट है। कॉलेज पे आ जाओ 10 12, ओके। ग्रेजुएशन पे आ जाओ, कितने लोग टच में? 2 1 2 3 गिनती पर है ना, जो अच्छे हैं। मतलब ऐसे तो ग्रुप में 50 लोग होंगे अच्छे जो टच में, इनसे बात होती है, महीने में एक बार 2 बार 3 बार बात हो जाती है। पोस्ट ग्रेजुएशन में से ये 1 2 बस। तो कितने लोग थे यार, लेकिन फिल्टर होके कुछ ही लोग क्यों निकले? ये लॉन्ग टर्म वाले लोग। अब आप इन्हीं पर भरोसा कर सकते हैं या जो छूट गए उन पर भरोसा कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म पे कभी कर ही नहीं पाओगे। शॉर्ट टर्म वाला जिंदगी में आएगा भी ना, वो कहते हैं कि कोई आपको लगता है ना कि यार ये टाइम पास के लिए मेरे पास है, आप उसे एंटरटेन भी नहीं करते। अच्छा दोस्त भी है, मतलब आपका दोस्त भी बनना चाह रहा है, बट आपको थॉट होता है आज है कल चला जाएगा, आप उसको दोस्त तक नहीं बनाते, आप अपने पास भी नहीं उठाओगे उसको। आप कहोगे नहीं, आई नीड अ पर्सन, अ मैच्योर थॉट पर्सन जो लंबे समय तक साथ। अगर आपके लोग फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहेंगे तो कंपाउंडिंग रुक जाएगी। तो अपने आप से पूछो, क्या मैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भाग रहा हूं, इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, या मैं लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं? वेल्थ जो है स्प्रिंट नहीं है, वेल्थ मैराथन की तरह है। क्या कई बार वो मैराथन भी नहीं है, लेकिन वेल्थ का सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन पता है क्या है? कंपाउंडिंग का गेम। अगर रियल सस्टेनेबल वेल्थ चाहिए तो पेशेंस रखना पड़ेगा, ट्रस्ट को बिल्ड करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म थिंकिंग को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगला जो थॉट है वो ये समझना है कि प्रेजेंट योरसेल्फ, इसमें बोलते हैं, और ये कितना इंपॉर्टेंट है सोचो, आपके और हमारे जीवन से कितना मिलता जुलता। एस्केप कॉम्पिटिशन थ्रू ऑथेंटिसिटी। क्या प्यारी लाइन है यार, एस्केप कॉम्पिटिशन थ्रू ऑथेंटिसिटी। मतलब कॉम्पिटिशन से बाहर निकलो, सिर्फ एक ही चीज के थ्रू, ऑथेंटिक बनो, सच्चे बनो। इसका मतलब क्या है? अगर आप दूसरों के जैसा बनने की कोशिश करोगे तो आप हमेशा कंपीट करोगे, लेकिन अगर आप यूनिक आइडेंटिटी को क्रिएट करोगे, उसको पैकेज अच्छे से करके दुनिया के सामने रखोगे, तो आप कंपीट नहीं करोगे, आप डिफरेंशिएट करोगे, अलग दिखोगे। अपने आप को प्रेजेंट करने का मतलब क्या है? आपकी स्किल, आपकी नॉलेज, आपकी अपनी खुद की पर्सनैलिटी, आप अपने आप को ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना जो स्केलेबल हो, जो बड़ा बनाया जा सकता हो। अगर आज आप सर्विस दे रहे हो, सिर्फ सर्विस दे रहे हो, तो आप टाइम के हो सकता है अगेंस्ट काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप उस सर्विस का कोई प्रोडक्ट बना देते हो, कोर्स बना देते हो, किताबें बना देते हो, सॉफ्टवेयर बनाते हो, कंटेंट बनाते हो, सिस्टम बनाते हो, तो आप स्केल कर सकते हो। ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना, ये प्योरली डिपेंड ऑन आपका विजन क्या है, ये प्योरली आपके विजन से कनेक्टेड है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि हम सब लोग आज, हो सकता है कि कुछ लोग इसको कनेक्ट ना कर पा रहे हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आज आप अपने काम में ही बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो यार मैं कैसे, यार मैं 50,000 से 60,000 कमा लूँ, यार मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार। हो सकता है आप उस बैटल में हो, लेकिन जो ये बातें हम कर रहे हैं ना आज, इस बात से समझने की कोशिश करो कि दिस इज हाउ योर थॉट शुड मूव वे फॉरवर्ड। हो सकता है आज तक वेल्थ के बारे में नहीं सोचा था, आज तक मे बी अमीर होने के बारे में नहीं सोचा था, आज तक बहुत सारे पैसों के बारे में नहीं सोचा था, शायद हो सकता है ना सोचा हो। अब सोचते हैं ना यार, हमेशा ऐसा थोड़ी ना चाहिए। जब तक सोचोगे नहीं वहां तक पहुंचोगे कैसे? तो सोचना भी तो जरूरी है, तो सोच कर ही पहुंचा जा सकता है। इसमें बहुत अच्छी बात एक बोलते हैं नवल, बिल्ड वंस सेल ट्वाइस। इसका मतलब है ऐसा सिस्टम क्रिएट करो जो रिपीटेबल हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी बहुत सारी चीजें सीख रहा हूँ, आज भी सीख रहा हूँ, आज भी बेहतर चीजें करने की कोशिश कर रहा हूँ, आज भी कुछ ऐसा सीख रहा हूँ जो मुझे आज बेहतर बनाने के लिए चाहिए। इसका मतलब बिल्ड वन सेल ट्वाइस का मतलब है एक सिस्टम क्रिएट करो जो रिपीटेबल हो। मतलब अगर आप कंसल्टेंट हो और आप हर किसी के लिए मैन्युअली काम कर रहे हो, तो एक फ्रेमवर्क बना दो ना, एक टेम्पलेट बना दो, एक डिजिटल वे बना दो। आज के जमाने में इंटरनेट सबसे बड़ा टूल है। आप अपनी थिंकिंग को एक ब्लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब एक रिटर्न फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। ब्लॉग्स पढ़ते हैं ना हम लोग, आप अपनी नॉलेज का एक कोर्स बना सकते हो,
आप अपने एक्सपीरियंस के ऊपर एक किताब लिख सकते हो। इन सब को बोलते हैं हम प्रोडक्टाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? ऑथेंटिसिटी। कंपटीशन तब होता है जब आप रिप्लेसेबल होते हो। अगर आप जेन्युइन पर्सनैलिटी के साथ कुछ क्रिएट कर रहे हो तो आपकी आवाज हमेशा अलग रहेगी। दो लोग सेम टॉपिक पे बात कर रहे हैं लेकिन उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस अलग होंगे। क्यों? उनकी जो डिफरेंस है, उनकी यूनिकनेस जो है, जो उनके एक्सपीरियंस से मिली, उनको अलग बनाएगा वो। जिसको बोलते हैं कि प्रोडक्टाइजेशन का मतलब ये नहीं कि फेक ब्रांड बनाना, इसका मतलब है अपनी ओरिजिनलिटी को स्ट्रक्चर देना। अगर आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज है, लेवरेज है, ओनरशिप है, तो अगला स्टेप उस नॉलेज को एक स्केलेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। आप अपने आप से पूछो, क्या मैं सिर्फ काम कर रहा हूं? मैं सच में कोई सिस्टम बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं अपने स्किल को सिर्फ सर्विस बनाकर बेच रहा हूं या मैं उसे एसेट बना रहा हूं? ध्यान रखना, एम्प्लॉय अपना टाइम बेचता है, क्रिएटर अपना प्रोडक्ट बेचता है। और ये बेचना मतलब इज नॉट सेलिंग। ध्यान रखना, इफ यू वांट टू बिकम अ मिलियनेयर और बिलियनेयर इन योर लाइफ, यू नीड टू लर्न सेलिंग। आई एम लर्निंग इट ऑनेस्टली। मैं भी सीख रहा हूं आज भी। इनफैक्ट जितना कभी नहीं सीखा उतना सीख रहा हूं मैं आज। ओनर अपने एसेट को होल्ड करता है। अगर आप वेल्थ चाहते हो तो अपने आप को स्केलेबल एसेट में कन्वर्ट करो। ये लॉन्ग टर्म लेवरेज है। मेक सेंस? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हाउ टू गेट लकी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है लक। ज्यादातर लोग कहते हैं वो सक्सेसफुल हैं क्योंकि वो लकी थे, लेकिन इस किताब में बार बार जो नॉवल है वो इस बात को बार बार ब्रेक करते हैं। लक इज नॉट समथिंग दैट जस्ट हैपेंस। लक वो है जो आप क्रिएट करते हो। पहला, जैसे बताया गया कि एक होता है ब्लाइंड लक। 4 टाइप उन्होंने बताया। पहला है ब्लाइंड लक, प्योर एक्सीडेंट होता है। आप सही जगह पर सही टाइम पर थे, इसलिए आपको मिल जाता है वो, आपका कंट्रोल नहीं होता उस चीज पर। करेक्ट है, क्योंकि आप थे तो मिल गया आपको। क्या आप वो रिपीट कर सकते हो? एक्सीडेंट था ना वो तो। दूसरा होता है हसल लक। जब आप इतना एक्शन लेते हो, इतने एक्सपेरिमेंट करते हो, इतने लोगों से मिलते हो कि आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहां एफर्ट लक को अट्रैक्ट करता है। तीसरा टाइप क्या होता है? प्रिपरेशन लक, तैयारी वाला लक। जब आप इतनी स्किल बिल्ड करते हो, इतनी नॉलेज को ले लेते हो कि जब अपॉर्चुनिटी सामने आती है तो आप रेडी होते हो। मैं तैयार हूं, तो अब कभी जल्दी आ सकते हैं, कभी लेट आ सकती है। दूसरे लोग उस अपॉर्चुनिटीज को देख भी नहीं पाते हैं, लेकिन आप देख लेते हो। और चौथा क्या होता है? चौथा टाइप सबसे पावरफुल, कैरेक्टर बेस्ड लक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुझे बहुत, मतलब दिस इज व्हाट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। कैरेक्टर बेस्ड लक मतलब मुझे लगता है कि सारी चीजें ना यहीं से आती होंगी। ये तब होता है जब आपका रेपुटेशन, आपकी इंटीग्रिटी, आपकी कंसिस्टेंसी इतनी स्ट्रांग होती है कि अपॉर्चुनिटीज खुद आप तक आती है। लक बिकम्स अट्रैक्टेड टू यू। क्यों? बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पर्सन यू आर। आप जिस तरह के इंसान हो, लक आपके पास अट्रैक्ट होकर आता है। अगर आप अपनी स्किल बिल्ड करते हो, ठीक है, अगर आप अपनी स्किल बिल्ड करते हो, काम करते हो, अपनी लोगों के साथ अपनी ऑथेंटिसिटी दिखाते हो, तो आप अपना लक, वो कहते हैं कि आप अपने लक का जो सरफेस एरिया उसको इंक्रीज कर रहे हो। मतलब जितना ज्यादा आप विजिबल हो, जितना ज्यादा आप क्रिएट करते हो, जितना ज्यादा आप वैल्यू शेयर करते हो, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि सही लोग आप तक पहुंच जाएंगे। मैं आई थिंक आई वाज शेयरिंग विद समबडी, मैं किसी से तो बात कर रहा था कुछ दिन पहले, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनसे बात कर रहा था। अगर मैं चाहूं, ओके, मैं, एंड आई एम नॉट टेलिंग दिस टू यू आउट ऑफ एनी एरोगेंस, ओके, इफ आई डिसाइड टुडे, 10 महीने बचे हैं इस साल में, अगर मैं आज डिसाइड करूं, आई कैन मेक 100 करोड़ दिस ईयर। आई एम नॉट जोकिंग। टेल यू व्हाई। इतने सारे प्रपोजल्स हैं हमारे पास आज के टाइम में, इतने सारे प्रपोजल्स हैं। मतलब कोई 50% पार्टनरशिप दे रहा है, कोई बोल रहा है आप 80% आपका पैसा मैं लगाऊंगा, बाकी सारा काम आप करो, बाकी आई विल सपोर्ट इट, आई विल हायर अ टीम, ये करूंगा वो करूंगा, पूरा रोड मैप। मतलब इफ नॉट मच, कम से कम आई थिंक 24-25 प्लेटफॉर्म हमारे पास ऐसे हैं। मैं आज चाहूं आई कैन गेट इन। आज, मतलब आज मैं चाहूं आई कैन गेट इन। ये आउट ऑफ एरोगेंस नहीं बोल रहा हूं मैं, ये सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं ये क्यों है। ये सिर्फ इसीलिए कि लोगों को ये बात पता है कि इफ आई गो टू अमित, बंदा सही है यार, टेंशन नहीं आएगी उसके साथ में काम करने में, ठीक है। हालांकि ये भी लोगों को समझ में आ चुका है कि आई एम वेरी सेलेक्टिव इन टर्म्स ऑफ व्हेन आई वांट टू वर्क विद एनीबॉडी। मैं बहुत सेलेक्टिव हूँ, बहुत कम लोगों के साथ काम करता हूँ, ठीक है। लेकिन एनी डे, आज मैं डिसाइड करूँ ना, तो कल मैं उनको बोलूँ, मैसेज टेक्स्ट कर दूँ, कल सब लोग ऑफिस में होंगे और मे बी कुछ दिनों में सब कुछ फाइनल हो सकता है, ठीक है। और ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमने हमेशा एक चीज पर काम किया, वो है ऑथेंटिसिटी। हमेशा काम किया। इसलिए ना आप ये ध्यान रखना कि लक पैसिव लोगों को रेयरली मिलता है, लक एक्टिव लोगों को मिलता है। इसलिए कंप्लेन करना बंद करो कि मैं अनलकी हूं। अपने आप से पूछो, क्या मैं इतना क्रिएट कर रहा हूं कि लक मुझे नोटिस करे, ठीक है। अब आप वो चेक करो ना कि आपने कैरेक्टर बेस्ड लक, आप उस पर फोकस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, या प्रिपरेशन लक पर फोकस कर रहे हो, या आप हसल लक है उस पर फोकस कर रहे हो, जो फर्स्ट था लक उस पर फोकस कर रहे हो आप, ठीक है। ब्लाइंड लक पर फोकस कर रहे हो। हम में से ज्यादातर लोग ब्लाइंड लक पर फोकस करते हैं। ब्लाइंड लक पर फोकस करोगे तो कैसे चलेगा काम। अपने आप से पूछो कि क्या मैं सच में मैंने कुछ किया है सच की मेरा लक मुझे नोटिस करे। मतलब वो बोलते हैं कि द हार्डर यू वर्क ऑन योर सेल्फ, द मोर लकियर यू अपीयर।
जितना ज्यादा मेहनत आप अपने साथ करते हो, आप अपने ऊपर करते हो, उतने लकी दिखने लगते हो। भाई बहुत लकी है ये तो। लक एक इवेंट नहीं है, लक एक प्रोसेस है। स्किल बिल्ड करो, रेपुटेशन बिल्ड करो, पब्लिक के पास जाओ, बिल्ड करो, कंसिस्टेंसी रखो, फिर देखो लोग कहेंगे भैया ये कितना लकी है, और आप मुस्कुराओगे, क्योंकि आप जानते हो ये लक नहीं है, डिजाइन है। आपने डिजाइन किया अपने आप को। ठीक है, नेक्स्ट इसी में जो जानने की जरूरत है हम सभी को, वो है रिटायरमेंट। हम ट्रेडिशनल डेफिनेशन को क्या मानते हैं रिटायरमेंट की? 60 से 65 साल की एज तक काम करो, फिर रिटायर हो जाओ, तब ट्रैवल करेंगे, तब रिलैक्स करेंगे, तब लाइफ एंजॉय करेंगे। अब ये बड़ा खराब सा मॉडल है। रिटायरमेंट इज व्हेन यू स्टॉप सैक्रिफाइसिंग टुडे फॉर इमेजिनरी टुमारो। मतलब रिटायरमेंट का असली मीनिंग है फ्रीडम। ऐसी फ्रीडम जहां आप पैसा कमाने के लिए कंपल्जन से काम नहीं करते, चॉइस से काम करते हो। आप काम चूज करते हो, मजबूरी से नहीं, पसंद से। आप किताब लिखते हो बैठ के, मजबूरी से नहीं। अरे मजा आता है यार, इसलिए लिख रहे हैं। ऐसी स्टेट आ चुकी है। आप अपनी जॉब सिर्फ बिल्स पे करने के लिए कर रहे हो। हर मंडे ऑफिस जाने में इतना मुश्किल लगता है जो लोग ऑफिस जाते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। मैं भी बहुत सालों गया हूँ यार, इसमें कोई गलत कोई ना है, क्योंकि हमें चाहिए वो पैसे, इंपॉर्टेंट है। तो आप टेक्निकली फिर रिटायर्ड नहीं हो, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, जो काम आप कर रहे हो वो आप चॉइस से कर रहे हो, तो आप ऑलरेडी रिटायर्ड माइंडसेट में हो। ऑलरेडी रिटायरमेंट का गोल पैसा एक्यूमुलेट करना नहीं है। रिटायरमेंट का गोल है फ्रीडम फ्रॉम ऑब्लिगेशन। क्या बात है, फ्रीडम फ्रॉम ऑब्लिगेशन। मतलब वेल्थ बिल्ड करो ताकि आपके पास ऑप्शन। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि काम बंद कर दो, काम तो इंसान नेचुरली करेगा, लेकिन रिटायरमेंट का मतलब है आप जो काम करें वो पैशन और क्यूरियोसिटी के साथ करो ना, क्यूरियोसिटी के साथ करो, प्रेशर से नहीं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हैप्पीनेस को रिटायरमेंट के बाद के लिए पोस्टपोन मत करो। बहुत लोग सोचते हैं अभी स्ट्रगल करते हैं बाद में एंजॉय करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने आज में पीस डेवलप नहीं किया तो 20 साल बाद भी पीस ऑटोमेटिक नहीं आएगा। अगर आप आज में खुश नहीं हो सकते हो तो ध्यान रखना, आप रिटायरमेंट के बाद भी मैजिकली हैप्पी नहीं रह पाओगे। रिटायरमेंट एक फाइनेंशियल माइलस्टोन हो सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो एक मेंटल स्टेट है। आपने अपनी डिजायर कंट्रोल की, अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर लिए, अपना काम अलाइन कर लिया, तो आप अर्ली फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो आप अपने आप से पूछो ना, क्या मैं सिर्फ रिटायरमेंट एज का वेट कर रहा हूँ या आज से फ्रीडम बिल्ड करने की तरफ जा रहा हूँ? बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि मैं 40 की उम्र तक काम करूंगा, उसके बाद रिटायर हो जाऊंगा। अरे 40 के बाद क्या करोगे? आस्क जो लोग रिटायर हो जाते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में होते हैं, 60 साल की उम्र में बैंक या जो गवर्नमेंट बोलती है भैया तुम्हें रिटायर होना है, वो एप्लीकेशन लिखते हैं कि मुझे 6 महीने का और एक्सटेंशन दे दो। चेक करना है अपने जो आपकी जो गवर्नमेंट सर्विसेज से जो लोग रिटायर होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि कितने दिन करते रहें। रिटायरमेंट का थॉट ही गलत है कि रिटायरमेंट किस चीज से रिटायरमेंट चाह रहे हो। तो लाइफ को पोस्टपोन मत करो, वेल्थ बिल्ड करो ताकि आपको चॉइस मिले। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस। पार्ट 2 है हमारा हैप्पीनेस, खुशियां। ठीक है, हमने वेल्थ की बात की, एसेट की बात की, लेवरेज, ओनरशिप, लॉन्ग टर्म गेम्स की बात कर ली। ठीक है, लेकिन नवल है वो एक और लेवल आगे जाते हैं। वो बोलते हैं अगर वेल्थ बिल्ड कर ली और माइंड रेस्टलेस है, परेशान है, तो फायदा क्या होगा? इसीलिए ये बहुत जरूरी है इस पार्ट को समझना, हैप्पीनेस। और वो ये बोलते हैं हैप्पीनेस इज ऑल्सो अ स्किल। हैप्पीनेस भी स्किल है। ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये कोई माइलस्टोन नहीं है, ये कोई रिवॉर्ड नहीं है जो फ्यूचर में मिलेगा। ये एक प्रैक्टिस है जो आप आज से चूज कर सकते हो। हम क्या करते हैं, हम हैप्पीनेस को फ्यूचर से अटैच कर देते हैं, फ्यूचर के साथ कनेक्शन बना देते हैं। हैप्पीनेस को क्या कर रहे हैं हम? फ्यूचर के साथ अटैच कर रहे हैं कि जब ये होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, जब पैसा आएगा तो शांति मिलने लगेगी, जब ये होगा तो ये होगा, जब वैसा होगा तो वैसा होगा। लेकिन ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आप खुद के साथ साइन करते हो, जिसमें आप लिखते हो कि मैं जब तक वो नहीं आएगा मैं परेशानी रहने वाला, मैं अनहैप्पी ही रहूंगा। आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? फिर वो सब हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, यानी कि आज मैं अशांत रहने के लिए तैयार हूं। आपको आज भी तो खुशी चाहिए। इसका मतलब ये कि हैप्पीनेस का जो मतलब है, हैप्पीनेस का मतलब एक्साइटमेंट नहीं है। हैप्पीनेस का मतलब होता है पीस ऑफ माइंड। पीस तब आती है जब डिजायर कम होते हैं, कंपैरिजन कम होता है, एक्सेप्टेंस ज्यादा आता है। अब अभी सोचो कि जब हम वेल्थ से अपने आप को शिफ्ट करके अपने अंदर की जर्नी में जा रहे हैं, और आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें हैप्पीनेस में सबसे पहली जो चीज है जो आपको समझनी है वो है हैप्पीनेस इज अ स्किल। हैप्पीनेस इज अ स्किल। ये स्किल कैसे, और आप इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बोलते हैं कि नवल की हैप्पीनेस एक ऐसी स्किल है जो डेवलप की जा सकती है। ज्यादातर लोग क्या मानते हैं, हैप्पीनेस एक रिजल्ट है। जब सैलरी बढ़ेगी तो खुश, जब रिलेशनशिप में कोई मिल जाएगा तो खुश, जब बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी तो खुश। लेकिन अगर आप हैप्पीनेस को एक्सटर्नल इवेंट से अटैच कर दोगे तो आप कंट्रोल किसी और को दे रहे हो। हैप्पीनेस जो है ना वो डिफॉल्ट स्टेट है जब माइंड शांत होता है, जब अननेसेसरी वापस से बोल रहा हूं, जब अननेसेसरी डिजायर कम होते हैं, तब नेचुरली पीस फील होता है। प्रॉब्लम यह है कि हम अपने माइंड को ट्रेन नहीं करते। अपने करियर स्किल पर काम करने की कोशिश करते हैं, अपने करियर में किस स्किल पर काम करना है, कम्युनिकेशन पर काम करते हैं, फिटनेस पर काम करते हैं, लेकिन हैप्पीनेस को कोई काम नहीं करते। हैप्पीनेस के ऊपर, हैप्पीनेस को हम स्किल मानते नहीं है। जैसे आप जिम जाकर मसल बिल्ड करते हो, वैसे ही अवेयरनेस प्रैक्टिस करके
अवेयरनेस की प्रैक्टिस करके मेंटल पीस को बिल्ड किया जा सकता है आसानी से। अब ये कोई डोपामिन स्पाइक नहीं है कि कुछ लिया और डोपामिन स्पाइक हो गया, मजा आ गया चलो। हैप्पीनेस का मतलब है कामनेस। जब आप कंपैरिजन कम करते हो, जब आप पास्ट को छोड़ देते हो, जब आप फ्यूचर में क्या होगा उसकी एंजाइटी को कम करने लगते हो, तब हैप्पीनेस स्टेबल होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हैप्पीनेस चूज नहीं करनी पड़ती। कई बार हैप्पीनेस आपको चूज करती है, वो खुशी आपको चूज करती है। हर सिचुएशन में रिएक्शन आपका चॉइस होती है, सब आपको, एवरीथिंग इज योर चॉइस। अपने आप से पूछो, मूड का जो कंट्रोल है वो सर्कमस्टांसेस को दे रहा हूँ, सिचुएशंस को दे रहा हूँ कि वो सिचुएशन अच्छी तो मैं खुश, सिचुएशन खराब तो मैं खराब, या मैं अपनी इंटरनल स्टेट पर काम कर रहा हूँ कि कुछ भी हो बाहर मैं थोड़ा सा स्टेबल ही रहता हूँ। वेल्थ बिल्ड करना एक्सटर्नल गेम है, याद रखना। हैप्पीनेस बिल्ड करना इनर डिसिप्लिन है। इट्स ऑल इनर डिसिप्लिन। अगर आपने हैप्पीनेस को स्किल की तरह ट्रीट कर लिया तो लाइफ का एक्सपीरियंस आपके लिए कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। और उसके बाद धीरे धीरे आपको समझ में भी आएगा कि कैसे काम करेगा ये। अनदर थिंग जो हमें बात समझनी है वो है डिजायर एंड सफरिंग। मतलब जब आप कहते हो जब प्रमोशन मिलेगा तब खुश हो जाऊंगा, तो आप अपने आप के साथ एक अनचाहा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो कि मेरी हैप्पीनेस प्रमोशन से जुड़ी है, जब तक प्रमोशन नहीं मिला मैं दुखी रह सकता हूँ। जब ये इंसान मेरी लाइफ में आएगा तब मैं कंप्लीट फील करूंगा, फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, जब तक वो नहीं है मैं दुखी रह सकता हूँ, डिससेटिस्फाई रह सकता हूँ। अब ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि डिजायर रखना, इच्छाएं रखना गलत है। डिजायर होना नेचुरल है, सपने दिखना नेचुरल है, बिल्कुल सही है। ग्रोथ भी डिजायर से ही आती है ना। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आपकी डिजायर, आपका ऑब्सेशन है, आप सिर्फ वो सोच रहे हो जो नहीं है, और जो है उसके बारे में सोचना बंद कर दिया। जरूरत से ज्यादा डिजायर रखना, इसका मतलब कई बार आपको जरूरत से ज्यादा सफरिंग भी दे सकता है। अगर आपका जो हैप्पीनेस किसी एक आउटकम पे डिपेंड करता है तो आप थोड़े फ्रेजाइल हो जाते हो, क्योंकि आउटकम आपके कंट्रोल में तो नहीं होता। डिजायर को कंट्रोल करने का मतलब एम्बिशन छोड़ देना नहीं है, अपने सपनों को छोड़ देना नहीं है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं उसको छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है अननेसेसरी क्रेविंग को कम करना। अगर आप हर चीज को कंपेयर करोगे, हर माइलस्टोन को चेज करोगे, तो माइंड कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। ठीक है, इसीलिए डिजायर को कम करके फ्रीडम को बढ़ाओ, और जितना अपना काम करते रहो एक्सपेक्टेशंस को कम करो। अपना कर्म करते रहो, एक्सपेक्टेशंस को कम करो। इसीलिए आपके जीवन में आप देखोगे डिसअपॉइंटमेंट भी कम होगा। जितना कम कंपैरिजन उतना ज्यादा पीस। ये ध्यान रखना, जितना कम कंपैरिजन। और अपने आप से पूछो, क्या मैं सच में ये चीज चाह भी रहा हूं या नहीं, या फिर मैं सोसाइटी के प्रेशर में ये चीज करने की कोशिश कर रहा हूं। तो डिजायर को मास्टर करो, डिजायर पर कंट्रोल लाओ, वरना डिजायर आपको कंट्रोल करने लगेगी कि जब तक ये नहीं मिला मैं खुश नहीं रह सकता यार। और जब आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि मुझे हर चीज नहीं चाहिए, तब आप पहली बार फ्री फील करते हो, और वो फीलिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, मेक सेंस है ना, सही है। अनदर थिंग जो हमें समझने की जरूरत है वो है पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड, मैंने इनको नाम दे दिया है कुछ, आप जब पढ़ोगे तो बहुत कुछ अलग तरह से समझ में आएगा, मजा आएगा आपको। ध्यान से समझना, हैप्पीनेस का मतलब हाई एक्साइटमेंट नहीं है, पार्टी मूड नहीं है। हैप्पीनेस का मतलब है अंदर से शांत रहना। आपके पास पैसा हो सकता है, आपके पास स्टेटस हो सकता है, लेकिन अगर माइंड रेस्टलेस है तो रियल हैप्पीनेस शायद नहीं। पीस ऑफ माइंड तब आता है जब आपका जो इनर डायलॉग है ना, इनर बातचीत, वो थोड़ी शांत हो जाए। इनर बातचीत। आप में से कुछ लोगों की अभी भी, आज भी करंट सिचुएशन भी बहुत प्यारी है, ठीक है, फाइनेंशियल सिचुएशन बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, अच्छी सिचुएशन में आप, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। फिर भी आपको पता है कि इसके अलावा यार पैसा की तो चलो ठीक है, बेसिक नहीं है गड़बड़, बट जहां पहुंचना है उसकी टेंशन तो है ना, उसके लिए तो बहुत कुछ करना है। लेकिन कोई और इंसान है जो आपके स्टेटस तक आना चाह रहा है कि मैं यहीं तक पहुंच जाऊं। इसका मतलब क्या है कि यानी कि कोई भी इंसान एक हैप्पीनेस के, कामनेस के स्टेट पर है ही नहीं। हर कोई सोच रहा है कि मेरे को अगला ग्रिप क्या है, और वापस से देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। ऐसा नहीं कुछ इसमें कुछ गड़बड़ है, और इसमें कुछ गड़बड़ होना भी चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, परफेक्ट है ये सब। लेकिन आप भी समझो, पीस ऑफ माइंड तब आता है जब आपका इनर डायलॉग शांत होगा। हमारी प्रॉब्लम क्या है, माइंड कांस्टेंट नॉइज क्रिएट करता है, पास्ट के रिग्रेट, फ्यूचर की एंजाइटी, आज क्या, कल क्या, फ्यूचर क्या, कंपैरिजन, जजमेंट, अब ये सब मेंटल डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। पीस कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है जो आपको मिलता है। पीस तब मिलता है जब आप अननेसेसरी थॉट्स को इंपॉर्टेंस देना बंद कर देते हो। अगर आपको हर कोई कुछ भी बोले, आप उस पर कमेंट करोगे, हर क्रिटिसिज्म पर हर्ट हो जाओगे, हर सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहोगे, तो माइंड कभी काम नहीं होगा। पीस का मतलब प्रॉब्लम का अब्सेंस नहीं है, पीस का मतलब प्रॉब्लम के बीच में भी स्टेबल रहना है। और ये स्किल प्रैक्टिस से आती होगी ना, प्रैक्टिस आएगी। क्या स्किल है इसके लिए? मेडिटेट करो, रिफ्लेक्शन करो, जर्नलिंग करो, ये सब टूल्स हैं पीस बिल्ड करने के। जब आपका माइंड शांत होता है तो आपको क्लैरिटी मिलती है, जब क्लैरिटी मिलती है तब डिसीजन बेहतर होते हैं, जब डिसीजन बेहतर होते हैं तो लाइफ थोड़ी स्मूथ होने लगती है। अपने आप से पूछो, क्या मैं एक्साइटमेंट चेज कर रहा हूँ, क्या मैं कामनेस, शांति चेज कर रहा हूँ, उसको बिल्ड कर रहा हूँ। एक्साइटमेंट टेम्परेरी है, स्पाइक, पीस सस्टेनेबल है। पीस आपको रियल खुशी देता है। अगर आपने पीस ऑफ माइंड को मास्टर कर लिया तो हैप्पीनेस ऑटोमेटिक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अनदर थिंग जो हमें समझनी है वो है मेडिटेशन एंड अवेयरनेस।
बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन का मतलब थॉट को रोकना नहीं है, मेडिटेशन का मतलब है थॉट को देखना, अवेयरनेस, ऑब्जर्व करना। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम हर थॉट को सीरियसली लेते हैं। माइंड कुछ भी बोलता है और हम उसके साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, लोग क्या सोचेंगे, मैं पता नहीं मैं सही सही लायक हूं भी या नहीं हूं। हम हर उस थॉट को सच मानने लगते हैं जो माइंड में आती है। इसलिए अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है। जब आप ऑब्जर्व करते हो तब आप रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच एक स्पेस क्रिएट कर लेते हो। मेडिटेशन का गोल ब्लैंक माइंड बनाना नहीं है। मेडिटेशन का गोल क्या है? डिस्टेंस बनाना बिटवीन यू एंड योर थॉट्स। अगर आप अपने थॉट नहीं हो तो फिर आप अपने हर नेगेटिव थॉट से डिस्टर्ब नहीं होंगे। और ऐसा बार बार बोलते हैं कि आप अपने थॉट नहीं हो, यू आर नॉट योर थॉट्स। अवेयरनेस का मतलब प्रेजेंट मोमेंट में रहना भी तो हो सकता है। पास्ट रिग्रेट, फ्यूचर एंजाइटी, दोनों के बीच में इमेजिनेशन, पहले मैं क्या था, आज मैं क्या हूं, फ्यूचर में क्या हो जाऊंगा, यही चल रहा है कंपैरिजन। रियलिटी सिर्फ इस मोमेंट में है यार। जब आप कॉन्शियसली ब्रीथ ऑब्जर्व करते हो, अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करते हो, जब आप साइलेंस में बैठते हो, तब माइंड धीरे धीरे सेटल होता है। और सेटल माइंड में क्लैरिटी मिलती है ना। वो बोलते हैं लेस यू रिएक्ट द मोर पीसफुल यू बिकम। जितना कम आप रिएक्ट करते होते हैं, पीसफुल बनते हो। मेडिटेशन रिएक्शन को कम करता है। आप नोटिस करते हो कि आपका एंगर कम हो रहा है, लेकिन आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते हो। एंगर कम होगा, तुरंत रिएक्ट भी नहीं करोगे। आप नोटिस करते हो कि फियर आ रहा है, लेकिन आप उस फियर को आते हुए देख लेते हो, अच्छा मुझे इस वजह से डर लग रहा है। आप अपने आप से पूछने लगते हो, क्या मैं अपने थॉट्स का स्लेव तो नहीं हूँ, या मैं उनको ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। अवेयरनेस फ्रीडम का पहला स्टेप। अगर आप माइंड को ऑब्जर्व करना सीख गए, आप अपनी हैप्पीनेस को बहुत आसानी से अनलॉक कर पाओगे। और इसलिए मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, अगर आपको रियल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो आपको अपना सुबह का टाइम अपने लिए सिक्योर करना पड़ेगा। आप जिस भी देश में, जिस भी कंट्री में, अपनी सुबह पर कंट्रोल लाओ। सुबह का पहला फर्स्ट आवर बिकम्स वेरी क्रिटिकल। संपन्न साधना, जहाँ हर रोज सुबह 5:30 बजे हम मिलकर मॉर्निंग मेडिटेशन कर रहे हैं। अब ये सिर्फ मेडिटेशन सेशन नहीं है, ये एक हैबिट बिल्डिंग इकोसिस्टम है, जहाँ आप सिर्फ सांस पर ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, यहाँ आप अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड कर रहे हो, अपनी वाइब्रेशन को सेट कर रहे हो, दिन का डायरेक्शन कॉन्शियसली डिसाइड कर रहे हो। कंसिस्टेंसी बिना ट्रांसफॉर्मेशन के पॉसिबल नहीं होती। कभी कभी मेडिटेशन करने से चेंज स्लो होते हैं, क्योंकि सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा है। लेकिन एक कलेक्टिव एनर्जी जब साथ में बैठ के आप मेडिटेट करते हो, वो एक अलग हाई है, वो एक अलग एनर्जी लेवल पर लेकर जाता है। और जब ये हैबिट बन जाती है तब ग्रोथ एफर्टलेस होती है। अगर आप सीरियस हो, आप अपने जीवन में अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, अगर आप डिसिप्लिन बिल्ड करना चाहते हो, तो यहीं से शुरुआत है ना यार। मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिकल बनाओ, मैनिफेस्टेशन को स्पीड अप करो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह का डिसीजन आपके पूरे दिन को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए भैया प्लीज़ वेट मत करो। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। सुबह 5:30 बजे या अपनी टाइम जोन के अकॉर्डिंग किसी भी वक्त सुबह में आप प्लीज़ करो इसको, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। अनदर थिंग विच इज टू बी अंडरस्टूड इज प्रेजेंट मोमेंट, माइंडफुलनेस जिसे हम बोलते हैं। माइंडफुलनेस वो ऐसा कहते हैं कि माइंड का मैक्सिमम डिस्टर्बेंस दो जगह से आता है, पास्ट से एंड फ्यूचर से। पास्ट क्या करता है? रिग्रेट क्रिएट करता है। फ्यूचर क्या करता है? एंजाइटी क्रिएट करता है। लेकिन रियलिटी क्या है? पास्ट मेमोरी है, फ्यूचर इमेजिनेशन है, रियल जो है वो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट ही तो है। फिर भी हम प्रेजेंट में कितना टाइम रहते हैं? हम खाना खा रहे होते हैं लेकिन माइंड ऑफिस में होता है, माइंड काम पर होता है। हम फैमिली के साथ बैठे होते हैं लेकिन माइंड फोन में होता है। हम वॉक कर रहे होते हैं लेकिन माइंड किसी पुरानी जो कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन को रिप्ले कर रहा है। हैप्पीनेस तब मिलती है जब आप प्रेजेंट में, प्रेजेंट के साथ एंकर हो जाते हो, जुड़ जाते हो। प्रेजेंट मोमेंट में प्रॉब्लम कम होती है यार। माइंड ही स्टोरी क्रिएट कर रहा है। आपको ना आज के मोमेंट में प्रॉब्लम कम दिखेगी, पास्ट में या फ्यूचर में ज्यादा दिखेंगी। अगर आप इस सेकंड में देखो, शायद सब ठीक है, सांस चल रही है, बॉडी सेफ है, मोमेंट बिल्कुल शांत है, लेकिन माइंड तुरंत कहानी बना लेता है। कल क्या होगा, पिछले हफ्ते क्या गलती हो गई थी, लास्ट वीक मैंने क्या कर दिया था, कल क्या होना है। प्रेजेंट में रहना कोई स्पिरिचुअल वो नहीं है कि पता नहीं स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करूंगा तभी हो पाएगा। ये एक प्रैक्टिकल स्किल है। जब आप कॉन्शियसली ब्रीद नोटिस करते हो, ब्रीदिंग पर आते हो, आप खाने का टेस्ट फुल्ली फील करने लगते हो। जब आप किसी को बिना इंटरप्ट किए सुनते हो, तब आप प्रेजेंट प्रैक्टिस में अपने आप को लाने लगते हो। अभी मैं रिसेंटली किसी से बात कर रहा था, तो मैं आई वाज आउट विद अ फ्रेंड फॉर अ लंच। बहुत दिनों बाद मैं उनसे मिला, तो उन्होंने मेरे को एक चीज नोटिस की कि मैं द वे यू ईट नाउ इज अ लॉट डिफरेंट देन अर्लियर। मेरे को यार क्या कितनी खतरनाक तुम्हारी ऑब्जर्वेशन है। यार तुम्हें लगता है? मेरे को आई डोंट नो, आई एम टेलिंग यू दिस। कितना कामनेस के साथ तुम खाना खाते हो। ऑब्वियसली मैंने शायद हो सकता है कि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो नेचुरली बिल्ड होने लगा मेरे अंदर, बट वो वहीं से निकल कर आया। अभी कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिकॉज वो सारे हैबिट हम धीरे धीरे अपने आप को बिल्ड करने लगते हैं। जब आप कॉन्शियसली अपनी ब्रीदिंग को नोटिस कर रहे हो, आप अपने खाने को नोटिस कर रहे हो, आप किसी को बिना इंटरप्शन के आप अपनी लिसनिंग को बिल्ड कर रहे हो, सुन रहे हो, तो ये प्रेजेंट की तो प्रैक्टिस है। प्रेजेंट मोमेंट में ही है जहाँ पर शांति है, पीस है।
अगर आप प्रेजेंट मोमेंट को मिस कर रहे हो तो आप लाइफ को पोस्टपोन कर रहे हो। तो जो हैप्पीनेस आप फ्यूचर में ढूंढ रहे हो वो शायद इसी मोमेंट में अवेलेबल है। अगर आप ध्यान देना शुरू करो तो बहुत जरूरी है। क्या मेक सेंस? इसके अलावा जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जजमेंट एंड एक्सेप्टेंस। हमारी सफरिंग का एक बड़ा रीजन है कॉन्स्टेंट जजमेंट। हम हर चीज को लेबल करते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अनफेयर है, इसने गलत किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मुझसे ऐसे बात की, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। और ये भी मतलब आप भी समझो, ये भी हमारी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करता तो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी ना, जो भी चीजें हैं। जजमेंट रेजिस्टेंस को क्रिएट करता है, एक्सेप्टेंस पीस क्रिएट करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने एम्बिशंस को छोड़ दो या इनजस्टिस जो आपके साथ कुछ भी गलत हुआ उसको इग्नोर करो। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है रियलिटी को पहले देखना बिना इमोशनल वो बोलते हैं डिस्टॉर्शन के, इमोशनल को बिखेरे, इमोशनल को डिस्टर्ब किए। जब आप किसी सिचुएशन को इमीडिएटली जज करते हो तो आप रिएक्शन मोड में चले जाते हो, लेकिन जब आप थोड़ा रुक कर कहते हो ठीक है ये हो रहा है, आप अपनी जो रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदल देते हो। एक्सेप्टेंस वीकनेस नहीं है, याद रखना, एक्सेप्टेंस क्लैरिटी है। अगर आप छोटी छोटी चीजों पर ट्रिगर हो जाते हो आपका माइंड रेस्टलेस रहेगा ना फिर, है ना, छोटी चीज। अगर आप हर इंसान को अपने स्टैंडर्ड से जज करते हो तो आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा, लोग भी आपसे डिसअपॉइंट होंगे। तो मतलब आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, हर फ्यूचर के आउटकम पर गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन आप अपना रिस्पॉन्स चूज कर सकते हो। जजमेंट कम होगा तो कंपैरिजन कम होगा, कंपैरिजन कम होगा तो इनसिक्योरिटीज कम होंगी ना बाय डिफॉल्ट, और इनसिक्योरिटी कम होगी तो क्या होगा, शांति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अपने आप से पूछो, क्या मैं हर चीज को लेबल तो नहीं कर रहा हूँ, और मैं ऑब्जर्व करके एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एक्सेप्टेंस का मतलब गिव अप नहीं करना है, ग्रो करना है। जितना कम आप रियलिटी से लड़ोगे उतना ज्यादा आप उसके साथ फ्लो कर पाओगे, और फ्लो में ही हैप्पीनेस है, याद रखना। तो जजमेंट को रोकना पड़ेगा, बहुत हद तक रोकना पड़ेगा, और आप देखोगे पीस वहां से मिलेगा आपको। फ्रीडम फ्रॉम एंगर एंड ईगो। एंगर वीकनेस का साइन है, गुस्सा करना। जब आप एंग्री होते हो तब आप एक्चुअली अपना कंट्रोल किसी और को दे देते हो। ये सुना भी आपने, सोचे कोई कुछ बोलता है आप तुरंत रिएक्ट कर देते हो, आपका मूड खराब हो जाता है, आपका पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है। इसका मतलब क्या है, आपका जो इमोशनल रिमोट है वो किसी और के हाथ में। एंगर इज लॉस ऑफ कंट्रोल, आपने कंट्रोल ही छोड़ दिया। नवल इस बारे में काफी किताब में काफी कुछ ईगो के बारे में अलग अलग पर्सपेक्टिव से बताया गया है, और इसमें बहुत सारा पर्सपेक्टिव मेरा भी है। इमोशंस को कई बार फील मत करो, इमोशंस नेचुरल है, उनके ना कई बार स्लेव मत बनो। ईगो पॉइंट ऑफ व्यू से, ईगो भी यहीं से स्टार्ट होती है एक्चुअली। ईगो क्या है, एक फिक्स्ड आइडेंटिटी, मैं ऐसा ही हूं, मैं गलत नहीं हो सकता, मुझे सब रिस्पेक्ट देने चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए। जब ईगो हर्ट होती है तब आपका जो एंगर है ना वो एक्टिवेट होता है। लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल हो जाओ, अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि लोग अलग सोचते हैं, अलग बिहेव करते हैं, अलग अलग लोग हैं, नॉट नेसेसरी मुझे हर कोई जानता होगा, तो ईगो का इम्पैक्ट कम हो जाता है। तो जितनी स्मॉल छोटी ईगो होती है उतनी लाइटर ईगो होती है। ठीक है, मैं भी मुंबई में था, और मुंबई में जब हमारा इवेंट हुआ तो होस्ट ने मुझे बुलाया, जब वहां पर वो हो रहा था सब कुछ। मतलब आप ये समझ जाओ कि हम एक मॉल के बीचों बीच बैठे हुए हैं, बीच में बहुत जगह होती है ना, माइक लगा हुआ है, मैं स्टेज पर हूँ और मेरे साथ होस्ट है, और हमारे बहुत सारे लोग पहुंच गए वहां पर। और आप ये सोचो कि पब्लिकली टेस्टिमनी चल रहे हैं लोगों के माइक पर, और लोग मतलब इतनी भीड़ हो गई वहां पर। अब आप ये सोचो कि ये जब हुआ तो जो होस्ट है वो ये सोच रहे हैं कि यार सर आपने बताया नहीं यार, आपको इतना प्यार करते हैं लोग, आपने बताया नहीं यार आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो। तो मैंने कहा आपने तो मेरा इंट्रो रेडी किया था ना, थोड़ा तो आपको पता ही होगा, लेकिन यार आपने ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया, ये नहीं हो। तो मैं लोगों को बोला भाई, मैंने कहा अगर आपको ये नहीं भी पता होता या पता भी होता उससे क्या ही फर्क पड़ता है, यू डिड अ ग्रेट जॉब इवन विदाउट नोइंग इट। ठीक है, और ये लोगों का भी प्यार है जो ये सब बातें यहाँ पर बोल रहे हैं पब्लिकली। ठीक है, मतलब लिटरली मैं बोल रहा हूँ कि मतलब उन्होंने मेरे को एक बहुत बड़ी बात बोली वहां पर, कि वहां पर सोचो उस प्लेस पर उन्होंने कहा कि सर शशि थरूर थे, उनके लिए इतनी लाइन नहीं लगाई लोगों ने जितनी आपके लिए लोग लाइन में लगा के लगे। मैंने 2 घंटे बुक साइनिंग की वहां पर, 2 घंटे बुक साइनिंग। शशि थरूर भाई, समझ रहे हो आप? मैंने कहा थोड़ा तो कंपैरिजन अच्छे से करो मेरा। ठीक है, वो क्या लेवल के आदमी यार, वो क्या ज्ञान है, क्या नॉलेज है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि सच बताऊं, ऐसा नहीं है, सुनने में तो अच्छा ही लगता है वाह वाह वाह, लेकिन रियलिटी तो मुझे पता है ना कि मैं खुद क्या हूँ। ठीक है, मैं कहाँ, मैं जमीन हूँ भाई, वो आसमान। हर कोई सीख रहा है, मतलब वो तो इतना जानते हैं, समझ रहे हो आप? और ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा, मेरे को ये फील होता है। मैं उसको भी देखकर हंस रहा था जब मैंने उसने बोला, मैं ऐसे देखकर हंस रहा था, ऐसे देखकर हंस रहा था। आप देख रहे हो कि जब लोग तालियां बजा रहे थे तो सबसे ज्यादा ताली मैं बजा रहा था स्टेज पर बैठ के भी। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो 1-2 वीडियो डाली है, क्योंकि मैं उतना ही एक्साइटेड हूँ यार। और मैं उसको देखकर, जब वो बोल रही है मैं वो सुन रहा हूँ और मैं खुश हो रहा हूँ। एक छोटे देखो, और मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि मेरे बारे में क्या बोल रही है, देख 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 देख, सुन सुन सुन, मैं यही कर रहा हूँ। और इससे मुझे ये समझ में आता है कि यार ये नहीं कह रहा मैं आई एम बीइंग सो हम्बल, मैं कितना हम्बल हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि जो भी मिल रहा है ये बहुत बड़ा है भाई, ये भी तो बहुत प्यारा है, ये इतना भी पता नहीं कि मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। जब आप हर बार जो लोग आपको प्यार करते हैं आप उनको तो बहुत अच्छा मानते हैं, जो नहीं मिलता कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग आपसे डिसएग्री करते हैं, आप उसको अटैक नहीं समझते हो, आप तब भी स्टेबल रहते हो। स्ट्रांग लोग रिएक्ट नहीं करते, ऑब्जर्व करते हैं।
अगर आपको कोई ट्रिगर कर रहा है तो पहले अपने अंदर देखो ना, ट्रिगर आपके ईगो को टच कर रहा है, रियलिटी को नहीं कर रहा है। ध्यान रखो इसको। अपने आप से पूछो कि क्या मैं प्रूव करने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ कुछ और। अगर मुझे प्रूव करना होता, मुझे वो स्टूडेंट को बोलने में कितनी देर लगती कि जो तुम्हारे कोच ने बोला वो गलत बोला, तो मैं उनसे पूछ के एक दूसरा सवाल भी पूछ रहा हूँ उनसे, मेरे को कितनी देर लगती। बट अगर ये मैं बोल पाता ना, ये ना एक ईगो से आता, ये एक साइन होता ईगो का कि मैं मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया 50 लोग बोलते हैं, तो पहली बार मुझे पता चला, ठीक है, और वो भी एक नोन इंसान से जिनका मैं फैन हूँ, ठीक है, एंड आई एम स्टिल द फैन। कोई प्रॉब्लम नहीं, हर कोई करता है थोड़ा बहुत प्लस माइनस, ठीक है, इट इज फाइन। आई होप वो थोड़ा बहुत कर रहे हैं बस ठीक है बस वो अगली बार मेरा नाम ले तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट से ले, ये जरूरी है हालांकि उम्मीद ये भी नहीं है मुझे, ठीक है। एनीवे, तो ईगो प्रोटेक्शन शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन आपको दे देगा, ईगो रिडक्शन आपको लॉन्ग टर्म में पीस देगा। एंगर और ईगो कंट्रोल, मतलब इनको सिर्फ कंट्रोल नहीं करना, इनको समझना भी तो है, इनको समझना भी है। जब आपका ईगो डिसॉल्व होगा तब आप फ्री फील करोगे। जहाँ फ्रीडम है वहीं पर असली खुशी होती है, वहीं तो असली खुशी मिलती है। मीनिंग ऑफ लाइफ कोई ऐसा कुछ नहीं कि लाइफ का कोई बहुत बड़ा मीनिंग होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ मीनिंगलेस है। मीनिंग चूज किया जाता है, मिलता नहीं है कि आप अपनी जिंदगी को क्या मीनिंग दे रहे हो। हम अक्सर सोचते हैं कि लाइफ एक दिन क्लैरिटी आएगी, एक दिन साइन मिलेगा, तब पता चलेगा कि हम किस लिए बने हैं, हमारा लाइफ का पर्पस क्या है। क्लैरिटी एक्शन से आती है, वेटिंग से नहीं, ठीक है। और आप हर दिन अगर कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो तो आप एक्शन तो नहीं ले रहे, क्योंकि एक चीज में रुक कर एक्शन लेना जरूरी होता है। मीनिंग का कनेक्शन होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी से। जब आप किसी चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, फैमिली, बिजनेस, काम, लोग, सर्विस, जो भी कुछ है, तब आपको नेचुरल मीनिंग फील होने लगता है। पर्पस कोई ऐसा नहीं कोई एक ड्रामेटिक इवेंट है, पर्पस डेली कमिटमेंट है। अगर आप सिर्फ प्लेजर चेज कर रहे हो तो एम्प्टीनेस, खालीपन फील होगा, लेकिन अगर आप कंट्रीब्यूशन क्रिएट करोगे तो फुलफिलमेंट फील होगा। हैप्पीनेस शॉर्ट टर्म हो सकता है, लेकिन मीनिंग लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन देगा। लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन। आपको दुनिया का प्रेशर नहीं लेना है कि आप स्पेशल हो, आपको बस अपनी लाइफ के साथ ऑनेस्ट रहना है। जब आप अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हो, जब आप अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो करते हो, जब आप अपना बेस्ट वर्जन बनने पर ध्यान दे रहे हो, जब आप आज जो है उसमें ताबड़तोड़ खुश हो, बहुत खुश हो, जो भी जीवन में मिला सबसे ज्यादा खुशी आज में आपको, और बेस्ट टाइम चल रहा है भाई मेरे जीवन का, जेन्युइनली फील करते हो, तब लाइफ आपको ना मीनिंगफुल लगती है। मीनिंग का मतलब ये नहीं कि स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। मीनिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने सपनों को छोड़ दूं जब मैं आगे बढ़ने के बारे में सोच। मीनिंग का मतलब है स्ट्रगल कर भी रहे हो तो वो भी वर्थ लगेगा। अपने आप से पूछो ना, क्या मैं सिर्फ सर्वाइव कर रहा हूं या मैं कॉन्शियसली क्रिएट कर रहा हूं जीवन में चीजों को बहुत पीस के साथ। मीनिंग एक्सटर्नल अवार्ड नहीं है। लाइफ का जो मीनिंग है एक्सटर्नल अवार्ड नहीं है, मीनिंग इंटरनल अलाइनमेंट है। लाइफ का मीनिंग ऐसा नहीं कि ढूंढना पड़ेगा, उसे क्रिएट करते हैं हम लोग। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, जब आप वैल्यू क्रिएट करते हो, तब आप ऑटोमेटिकली मीनिंगफुल लाइफ आपको मिलने लगती है, लाइफ आपकी मीनिंगफुल हो जाती है। और जहां मीनिंग है वहां डीप हैप्पीनेस है। सिंपल, वहीं से चीजें होंगी ना सब। मीनिंग को चूज कर रहे हो आप, मीनिंग आपको मिल नहीं रहा है, और धीरे 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 आप देखोगे कि बहुत सही खूबसूरत चीज होगी। और इसमें आखिरी हिस्सा है हैप्पीनेस एज चॉइस। सर्कमस्टांसेस परफेक्ट होने का वेट मत करो, सिचुएशन परफेक्ट होगी मत करो वेट। परफेक्ट सिचुएशन कभी नहीं आएगी भैया, कभी नहीं आएगी। अगर आप हैप्पीनेस को फ्यूचर पे डिपेंड करोगे तो वो हमेशा डिले होती रहेगी। हैप्पीनेस एक डिसीजन है। आप आज में भी खुश नहीं हो तो कल भी खुश नहीं रहोगे। इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी, चैलेंजेस होंगे, नुकसान होगा, क्रिटिसिज्म होगा, लेकिन आपका रिस्पांस चॉइस होता है। वो चॉइस है आपकी, कैसे रिस्पांस देना है। और अगर आप 1910 वाले जो बाबा जी कह लो या साइंटिस्ट हैं जो भी, अगर आप उनको मानते तो 120 सेकंड का आपने फॉर्मूला याद रखा है तो आप रिएक्ट करने तो बंद कर ही दोगे। दो लोग सेम सिचुएशन फेस करते हैं, एक विक्टिम बन जाता है, दूसरा सीख लेता है उससे। एक बोलता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो दो लोग सेम सिचुएशन फेस कर रहे हैं। एक विक्टिम बन जाएगा कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, दूसरा क्या होगा, भाई ये भाई सिचुएशन ने मुझे सिखा दिया यार, बहुत कुछ लगी तो, लेकिन सीख गया मैं। सिचुएशन सेम है, इंटरप्रिटेशन अलग है ना लोगों का। आप अपनी इंटरनल स्टेट के मालिक हो भाई। अगर आप हर चीज को पर्सनली लोगे, हर चीज को पर्सनली लोगे, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तो डीले को आप इंसल्ट समझोगे, हर सेटबैक को ट्रेजेडी बना लोगे, ट्रॉमा बना लोगे, तो माइंड आपका डिस्टर्ब ही रहेगा। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि मैं सिचुएशन को एक्सेप्टेंस के साथ हैंडल करूंगा, तो पीस पॉसिबल होगा ना, पीस आएगा यार। हैप्पीनेस का मतलब, ध्यान रखना, वापस से बोल रहा हूं, हैप्पीनेस का मतलब फेक पॉजिटिविटी नहीं है। हैप्पीनेस का मतलब है इंटरनल स्टेबिलिटी। कभी आप एक्साइटेड होगे, कभी लो फील करोगे, लेकिन अगर आपका बेस काम है, ठीक है, तो आप क्विकली वापस से फोकस पे वापस आ जाओगे ना। चॉइस का मतलब अवेयरनेस के साथ जीना है यार। जब ट्रिगर आए पॉज ले लो ना 120 सेकंड का। जब प्रॉब्लम आए उसको ऑब्जर्व करो ना कि क्या ये मुझे क्या सिखानी है यार, ये प्रॉब्लम क्या है। जब सक्सेस आए ग्रैटिट्यूड रखो यार, भगवान, मेरे माता पिता, भगवान, मेरे दोस्त, मेरे गुरु, क्या यार उनकी इतनी ब्लेसिंग है यार, साथ है, मेरी टीम कितनी प्यारी है यार। जब सक्सेस मिले, सबकी मेहनत से कितना कुछ हो गया यार। अपने आप से पूछो, क्या मैं अपनी इमोशनल स्टेट सर्कमस्टांसेस को दे रहा हूँ या मैं कॉन्शियसली चूज कर रहा हूँ। वेल्थ बिल्ड करने के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए, हैप्पीनेस बिल्ड करने के लिए चॉइस चाहिए। आप क्या चॉइस ले रहे हो। आपको परमिशन किसी और से नहीं लेनी है, याद रखना। आप आज डिसाइड कर सकते हो कि मैं पीसफुल रहने का डिसीजन लेता हूं, और वहीं से रियल फ्रीडम स्टार्ट, वहीं से। करेक्ट, समझ में आ गया सबको, परफेक्ट है। तो अगर हम पूरी इस बुक को एजेंस के रूप में एक देखें, इस पूरी बुक का एजेंस देखें, तो वो ये है कि
वेल्थ को इंटेलिजेंस के साथ बिल्ड करो और इनर पीस के साथ जीना शुरू करो। वेल्थ लक नहीं है, स्किल है। ओनरशिप लेनी पड़ेगी, लेवरेज को यूज करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना पड़ेगा, अपनी स्पेसिफिक नॉलेज, याद रखना, स्पेसिफिक नॉलेज को अपनी एसेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही ये भी समझना पड़ेगा, अगर मन रेस्टलेस है तो पैसा भी आपको कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसी के साथ साथ डिजायर कम करना जरूरी नहीं है, सपने कम देखना जरूरी नहीं है, प्रेजेंट में रहना जरूरी है, ईगो को हल्का करना जरूरी है, मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट हैप्पीनेस को फ्यूचर पर मत डालो, आज चूज करो ना, आज। तो आउटर सक्सेस और इनर स्टेबिलिटी दोनों साथ में चल सकते हैं, दोनों। बहुत सारा पैसा भी और बहुत अच्छी हेल्थ भी साथ में चल सकता है आज ही। बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी वेल्थ भी और बैलेंस लाइफ भी आज ही चल सकता है, अगर आप जेन्युइनली ये फील करते हो तो। लेकिन अगर आप जेन्युइनली अपनी लाइफ में डिसिप्लिन, क्लैरिटी, इनर शिफ्ट लाना चाहते हो तो आपको इन सब चीज़ों को डेली कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कुछ चीज़ें प्लीज करना। पहला, किताबें पढ़ो। मोर यू रीड बेटर यू बिकम, मोर यू रीड बेटर यू बिकम, रीड एनी बुक। जितनी किताबें पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, संपन्न साधना, जहाँ हम रोज़ मिलकर साथ में मेडिटेट करते हैं, आइडेंटिटी को अलाइन करेंगे, मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। हजारों लोगों ने आज तक अपनी लाइफ को बदला, आप सब उसके विटनेस हो, ऑल ऑफ यू आर विटनेस। तो आपने कितनी चीज़ अपनी जीवन में देखी, दूसरों के जीवन में भी देखी आप लोगों ने। अगर आप रियल चेंज चाहते हो तो सिर्फ समझना नहीं है, इसको आज से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करो और डिसीजन लो। जब आप वो डिसीजन लेते हो तो चीज़ें बेहतर होने ही लगती है, कुछ भी दूर नहीं रहता, अपने आप सब चीज़ें इन प्लेस आने लगती है। और मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि अगर ये जो भी हमने अब तक डिस्कस किया, आपको ऐसा सच में लगता है कि ये सच में जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, माई पर्सनल सजेशन, प्लीज रीड दिस बुक। इस किताब को पढ़ो और अच्छे से पढ़ना, वैसे नहीं जैसे आज तक सारी किताबें पढ़ी। इस किताब को दिल लगा के पढ़ो। अगले 1 महीने में फिनिश दिस बुक फ्रॉम टुडे। 1 महीने में किताब को पढ़ो, हर चैप्टर को ध्यान से पढ़ो। पर्सपेक्टिव समझ में आएंगे आपको, नए पर्सपेक्टिव ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझा, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है बहुत सारी चीज़ों को देखने का अपने जीवन में। इस किताब से मैंने क्या सीखा वो सीखोगे, लेकिन बहुत सारे पर्सपेक्टिव का आप फ्रेश समझोगे। और इसलिए मैंने कोशिश की कि पूरा डिटेल में आपको समझाऊं, कुछ भी शॉर्ट टर्म में ना समझाऊं, कुछ भी थोड़ा सा 10, 15, 20 मिनट में ना बता दूं, पूरा डिटेल में बात करें इसके बारे में, ताकि कुछ भी ऐसा हो, अब जब आप इस किताब को पढ़ोगे आपको हर मोमेंट पे यही महसूस होगा कि ये मैंने सुना था, अब मैं इसको रिलेट कर पा रहा हूँ। पहला स्टेज क्लियर हुआ आपने, अगर आपने इसको देखा है। दूसरा स्टेज, अब आपको एक अगले लेवल पर पहुंचना है, रीड दिस बुक एंड आई एम टेलिंग यू दिस विल चेंज योर लाइफ। एंड रेस्ट 2 थिंग्स। पहला, बुक रीडिंग, एनी बुक, कोई ना कोई किताब हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। एंड ध्यान आपकी जिंदगी का हिस्सा होना ही चाहिए। संपन्न साधना आपके जीवन का हिस्सा होना ही चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो जाए। ठीक है गाइस, मेक सेंस? तो थैंक यू सो मच।